हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स। अब ये ओएस होता क्या है? जब भी हम किसी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बात करते हैं तो उसका एक डेफिनेशन सबको मिल जाता है कि ओएस होता है इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये इंटरफेस क्यों? क्या ये जरूरी है? क्या इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा? क्या यही जरूरी है? कुछ और अल्टरनेट नहीं हो सकता? ऐसे हजारों क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में आते हैं और जो थोड़े ज्यादा एनालिसिस बेस्ड स्टूडेंट नहीं होते हैं, जो नोजी जिन्हें कहा जाता है, जिनकी नाक हर जगह कहां 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 कंटेंट मिल रहा है सूंघ लूं बस, वो स्टूडेंट तो फिर भी क्वेश्चन पूछता है, सर ये ओएस इंटरफेस की जरूरत क्यों पड़ी? किस पर्टिकुलर चीज के लिए ये इंटरफेस काम आता है एंड मेनी अदर थिंग्स। तो देखिए, सिर्फ रटी रटाई डेफिनेशन नहीं, हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में है क्या और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। आप सब लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के डाला था YouTube पे, जिसमें कि मैंने पूछा था एक सिंपल सा सवाल। एक्चुअली मुझसे पूछा गया था एक सिंपल सा सवाल कि एक हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क में कंटेंट रखा हुआ है, क्या हम इसे रीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। मतलब कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये एक ऐसा स्पेसिफिक चीज है जिसके बिना आप कंप्यूटर सिस्टम यूज ही नहीं कर सकते। आप मुझे अगर अभी लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक ओएस डला होगा, चाहे वो आईओएस टाइप का हो, चाहे वो मैक ओएस हो, विंडोज हो, एंड्रॉइड हो या किसी भी दूसरी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट आपके उस डिवाइस में, जिस डिवाइस में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। अब इसका मतलब यह है कि ओएस के बिना आप कंप्यूटर यूज ही नहीं कर सकते, नहीं। ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, नहीं। अनस्टॉल नहीं कर सकते, नहीं। ऐप को रन नहीं करा सकते, नहीं। मतलब कि आप समझ लीजिए, जब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं और बोलते हैं कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज सीपीयू, वो जस्ट एक हार्डवेयर की चीज है कि हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए इंटरनली सीपीयू से सिग्नल जाता है। बट सीपीयू के ऊपर भी एक और लेवल के फादर साहब या कह सकते हैं ग्रैंडफादर साहब बैठे हुए हैं और वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। गॉडफादर समझ सकते हैं आप कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि इस कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी ओएस की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। ओएस की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इतना पावरफुल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप समझ लीजिए कि आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फाइल टाइप की और उस फाइल को आप हार्ड डिस्क में जाके एक ड्राइव, ई ड्राइव में जाके एक फोल्डर आपने बनाया प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम का, उस फोल्डर में सेव करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद से सेव नहीं कर सकता। आपको यह आइडिया भी नहीं था, मैं बता रहा हूं कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जो टाइप किया हुआ है या कोई भी सॉफ्टवेयर में जो आपने फाइल टाइप की हुई है, उसके पास इतना दम और इतना प्रिविलेज इन टेक्निकल वर्ड्स है ही नहीं कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में जाके उसको एक्सेस करके और आपकी फाइल को वहां सेव कर दे। तो कौन आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि आपका किसी भी फाइल को हार्ड डिस्क में जाके सेव करें। पर ऐसा क्यों? ऐसा ही क्यों? और इसका ऑल्टरनेट क्यों नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद से जाके हार्ड डिस्क में क्यों नहीं सेव कर सकता? देयर आर मेनी क्वेश्चंस और इस पूरे कोर्स के दौरान आपको वो सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन आप शायद देख पा रहे होंगे मुझे YouTube पे। जी हां दोस्तों, जो भी आप पेड क्लास के लर्नर्स हैं वो सब आज का एक लेक्चर फ्री YouTube पे आपको दिखेगा। कल से हम वापस से दोबारा से पेड क्लासेस जो हैं वहां पे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। ओएस की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं वो, और एक डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम विश्वदीप गोठी है और मैंने
गेट मल्टीपल टाइम्स लिखा है, ये कुछ रैंक है मेरी थर्ड ईयर फाइनल ईयर और उसके बाद की जब मैं गेट टीचिंग करता था तब की, और ये कुछ मेरे डबल मास्टर्स के डेटा हैं। डेटा साइंस में एमटेक इसलिए मैंने किया क्योंकि मैं डेटा साइंस सीखना चाहता था। जैसे कि आप लोगों को आज ऐसा लग रहा है कि एआई और डेटा साइंस का बहुत बूम है, आज से करीबन 6 साल पहले मुझे ये फील हुआ था। मैंने 2 साल लेके और इसमें एक और ऑनलाइन एमटेक किया बिट्स पिलानी से। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अपने सेकेंड ईयर से ही सेकेंड सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, ट्यूशन्स एंड ऑल, और वो भी इंजीनियर्स को, इसलिए इतना बड़ा नंबर दिख रहा है। मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ वैसे। और 13+ ईयर्स का गेट टीचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था एएससी में 2011, तब से मैं गेट टीचिंग कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन से। आई होप आप सब लोगों को मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों सही तरीके से जा रहा होगा। शब्दों और मेरा कम्युनिकेशन का जो आपका तरीका है, आपके लिए तरीका है, उस तरीके को आप ठीक से जो है ग्रहण कर पा रहे होंगे, एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे। तो जल्दी से थम्स अप दे दीजिए ताकि हम आगे का डिस्कशन जो है स्टार्ट करें। तो देखिए बात यहां आती है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। आपने एक बेहतरीन सा कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करा दिया, मतलब कि असेंबल करा दिया। एक बहुत शानदार सा सीपीयू पकड़ा और एक बहुत शानदार सा हाई स्पीड बहुत बड़ी साइज की रैम ले ली, हार्ड डिस्क ले लिया, बढ़िया सा एक कंप्यूटर सिस्टम आपने डिजाइन करके, मतलब असेंबल करके, और हार्डवेयर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम का है रख लिया। अब इस हार्डवेयर को आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप बोल के नहीं बताओगे ओए हार्डवेयर चलो यूट्यूब ऑन करो, तो नहीं चल सकता। ऐसा क्यों नहीं चल सकता? ये हार्डवेयर तब तक काम नहीं करेगा जब तक इस हार्डवेयर पे एक कम्युनिकेशन वाला बंदा ना बैठे, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो अगर आपने बहुत शानदार सा हार्डवेयर ले भी लिया, एक बढ़िया सा कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप, कुछ भी एक नया असेंबल कर लिया या खरीद लिया, जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते। इट इज समथिंग लाइक कि एक छोटा सा बेबी है, उस बेबी के लिए दुनिया को इंटरैक्ट डायरेक्टली नहीं हो पाता है, इसलिए उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस उसके लिए ओएस का काम करते हैं कि उसको फूड, उसकी डेली नीड, थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में कम्युनिकेशन, बाकी दुनिया से कम्युनिकेशन, उसके लिए खिलौने खरीदना, कपड़े खरीदना, सारा काम करते हैं वो कौन? पेरेंट्स, दुनिया और उस बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो बच्चा इस दुनिया से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सेम चीज है कि हम एज यूजर, हमारी कोई भी बनाई हुई एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर से है, चाहे वो पीडीएफ रीडर हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, पीपीटी एक्स या पीपीटी बनाने का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, कोई वेब ब्राउजर हो, कोई भी ऐप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम भी ऐप जो आपके फोन में चलाते हैं, ये एप्लीकेशंस हैं। और ये एप्लीकेशन नहीं चल सकती जब तक कि आपके हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में ये ओएस नाम की बड़ी भारी भरकम गॉडफादर नाम की चीज नहीं रख दी जाए। इतना जरूरी है ये। पर ये करता क्या है सर? ये कम्युनिकेशन कराता है किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट कराता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, कम्युनिकेट कराता है हमारी एप्लीकेशंस जो हम चलाना चाहते हैं इस कंप्यूटर सिस्टम पे, उसके और हार्डवेयर के बीच में। मतलब कोई एप्लीकेशन आपने बनाई, कोई ऐप आपने बनाई, इसको प्रिंटर को यूज करना है, डायरेक्टली नहीं कर सकता, ओएस चाहिए। अगर कोई एप्लीकेशन बनाई आपने, उसको हार्ड डिस्क को यूज करना है, डायरेक्टली नहीं कर सकता, ओएस चाहिए। कोई एप्लीकेशन आपने बनाई, उसको सीपीयू पर रन करना है, ये सीपीयू पर डायरेक्टली भी रन नहीं कर सकती। पता था आपको ये बात कि सीपीयू पे, अगर सीपीयू पता है ना आपको क्या होता है? प्रोसेसर। सीपीयू पता है ना प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर पे कोई एप्लीकेशन अगर रन भी करना चाहती है, आप यूजर चाहता है कि एप्लीकेशन रन करो कंप्यूटर सिस्टम, तो ये डायरेक्टली सीपीयू पर रन नहीं हो सकती जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम देवता हाँ नहीं करते कि हाँ भैया कर लो रन। इतना पावरफुल ये टूल है, ये इतना पावरफुल चीज है। पर ये है क्या? ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? कोई जादू है? ये एक सॉफ्टवेयर है। जी हां, डेवलपर्स ने डेवलप किया है एक कोड, और ये कोड का कलेक्शन है बड़े से ढेर सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स का, बहुत बड़ा
कलेक्शन है, सॉफ्टवेयर है ये। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के ऊपर बैठ के और बाकी सारी दुनिया से इस हार्डवेयर को कम्युनिकेट कराने में मदद करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आई गेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली समझ में आई होगी बात क्या होता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको एब्स्ट्रैक्ट करके देता है हार्डवेयर, मतलब ये हार्डवेयर को आपको कम्युनिकेट करने के लिए मदद कराता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर है। ये एज एन इंटरफेस भी काम करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना ही काम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी कम्युनिटी के लिए भी काम करता है। हमारी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। हमारा काम क्या है, हम एप्लीकेशंस बनाते हैं सर, हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं सर। तो जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमें कभी कभी उन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत बार ऐसा कोड लिखना पड़ता है जिसमें हम हार्डवेयर को एक्सेस करने टाइप का कोड लिखें। अब बात तो ये आती है ना कि हार्डवेयर को एक्सेस करने का कोड तो बहुत हार्ड हो जाएगा सर, इतना जानने की जरूरत होगी, इतना नॉलेज लेने की जरूरत होगी, हमको तो है ही नहीं सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स ने उसका भी काम कर रखा है, आपके लिए कुछ ऐसी यूटिलिटीज, कुछ ऐसे फंक्शंस ऑलरेडी डेवलप करके दे दिए हैं कि आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर कोई ऐप डेवलप करना चाहते हो यूजिंग योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एज बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं जावा एप्लीकेशंस, ये सब कहीं ना कहीं आपको समझ में आती होंगी, है ना। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे आपको हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ यूटिलिटीज आपके लिए दे रखी हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस दे रखे हैं जिनको आप कहते हैं एपीआई। एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, है ना। तो कुछ ऐसी एपीआईज बना के रखी हुई हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज करो, आपको उनका कोड नहीं लिखना। और ये एपीआईज जो हैं आपको मदद करेंगी बैकएंड में, क्यों, क्योंकि ओएस के डेवलप करने वाले जो इंजीनियर्स थे उन्होंने आपके नाम की चीज या आपके काम की चीज का कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप खाली उनको यूज करो, लाइक फंक्शन कॉल करो और आपका काम खत्म। तो कुछ ऐसी सेट ऑफ यूटिलिटीज भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड होती हैं जो हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट या एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन को सिंप्लीफाई करती हैं, कि हमें उसका कोड नहीं लिखना, ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें खाली उस फंक्शन को कॉल करने का है। हमारे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए यह काम भी ओएस में होता है। फिर आती है कंट्रोल प्रोग्राम। ये क्या चीज है कंट्रोल प्रोग्राम? देखो भैया, जैसे गवर्नमेंट होती है ना, जो हर चीज को कंट्रोल करती है कंट्री में या सिटी में या फिर स्टेट में, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को कंट्रोल करता है। आपका कौन सा प्रोग्राम सीपीयू पे जाके रन करेगा, कौन सा प्रोग्राम प्रिंटर कब यूज करेगा, कौन सा प्रोग्राम को हार्ड डिस्क पे कौन सा डेटा कहां सेव करना है, हार्ड डिस्क में फाइल को किस तरीके से सेव करना है, रैम जो आपका मेन मेमोरी है उस रैम को कैसे यूज करना है, सबका कंट्रोल इन भाई साहब के हाथ में है। सबका कंट्रोल जो है किसके हाथ में है? ये भाई साहब के हाथ में है, ओएस के हाथ में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल प्रोग्राम है, इसकी परमिशन के बिना कंप्यूटर सिस्टम में पत्ते नहीं हिलते, कुछ भी नहीं होता। कोई भी प्रोसेस को कुछ भी चाहिए तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इसके कंट्रोल में है। एवरीथिंग, सब कुछ इसके कंट्रोल में है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक सी डेफिनेशन हुई कि ओएस जो है, अब मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम जो है आपके लिए बना देता हूं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहां बैठता है इसके ऊपर। तो ये है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर, HW इज हार्डवेयर, लिख देता हूं पूरा। ये है कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आ गया? सीपीयू आ गया, रैम आ गई, सारे जितने भी हार्ड डिस्क आ गया, फिर सारे आईओ डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक्रोफोन, सब कुछ सारे हार्डवेयर यहां आ गए। फिर इसके ऊपर बैठता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऊपर बैठा हुआ है, ये क्या करता है? यूजर
तो यूजर जो है ओएस से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यूजर जो है एप्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो आपकी हैं उनके थ्रू भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करके और हार्ड डिस्क या हार्डवेयर को यूज कर सकता है। दोनों काम है, मतलब यूजर ओएस से डायरेक्टली भी इंटरैक्ट कर सकता है, यूजर जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या एप्स को यूज करके भी ओएस के से इंटरैक्ट करके और हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सकता है। अब आप पूछेंगे सर ओएस से यूजर डायरेक्टली कैसे इंटरैक्ट करता है? यार आप अपने किसी भी डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करके, जैसे ही आपने न्यू बटन पे क्लिक किया और फोल्डर पे क्लिक कर दिया, क्या नया फोल्डर बन जाता है? किया है कभी आपने? डेस्कटॉप पे जाके खाली जगह पे आपने अगर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने पे ढेर सारे ऑप्शन दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? देखे हो कभी? अरे देखे कि नहीं देखे हैं? राइट क्लिक किया होगा ना किसी फोल्डर में जाके, कहीं पे जाके अगर राइट क्लिक करते हो ढेर सारे मेन्यू ऑप्शंस दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है बाबू। किसका? ओएस का। मतलब आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से उस ओएस को यूज कर रहे हो ना? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ ऑफ कोर्स कर रहे हैं। तो फिर डेस्कटॉप जो है वो उस पे अगर जाके राइट क्लिक करोगे मेन्यू ऑप्शन आता है, नया फोल्डर बनाया आपने, मतलब कि आप ओएस को बोल रहे हो कि भैया मेरे को नया फोल्डर बना के देना है, देओ, तो वो नया फोल्डर बना के दे देगा आपको। ये ओएस का ही तो फीचर है ऑफ कोर्स है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले कुछ और चीजें समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर से यूजर को, एप्लीकेशन प्रोग्राम को कनेक्ट करता है और इनको जो जो हार्डवेयर चाहिए वो यूज करवा के इंटरनली देता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो आज हम बेसिक और इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक में क्या क्या आ जाएगा सर? ये प्रोसेस मैनेजमेंट में बेसिक्स की प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस का एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ। फिर आ जाएगा एक सीपीयू शेड्यूलिंग नाम का टॉपिक, सुने होंगे सीपीयू शेड्यूलिंग या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग नाम का टॉपिक है, जिसमें ढेर सारी सीपीयू, ओहो या लिखा हुआ ही है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं। एल्गोरिदम्स कौन कौन सी? FCFS होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फीफो जिसे बोलते हैं, है ना। फिर एक SRTF, SJF, प्रायोरिटी बेस्ड, राउंड रॉबिन, ऐसी एल्गोरिदम्स के बाई चांस कभी आपने नाम सुने हो तो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से और बड़े इजी आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक नाम का टॉपिक। इससे अगर आपको जिंदगी में पहले कभी डर लगा हो तो ये डर इस पूरे कोर्स के बाद आपका हट जाएगा। ये मैं आप लोगों को तसल्ली देने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये आपका डर हट जाएगा। अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन डेडलॉक आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या चीजें होती हैं, सब कंफ्यूजन है, सब गोलमाल है, पूरा गोलमाल क्लियर, पिक्चर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगी, इतनी क्लियर इतनी क्लियर इतनी क्लियर कि आप बोलोगे हाँ सर अब मजा आया है ओएस समझने का। तो ये डेडलॉक और सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, स्लोली स्लोली जब आप थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे आराम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आध क्वेश्चन हर बार बन ही जाता है, फिर वो देखेंगे। फिर फाइल सिस्टम और डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसके पहले डिजिटल लॉजिक और बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रीरिक्विजिट रहेगी। तो बेसिकली आपको इस कोर्स में बहुत हेवी प्रीरिक्विजिट की जरूरत नहीं है, पर आपको बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम पता होना जरूरी है। बाइनरी, हेक्साडेसिमल एटसेट्रा अगर नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। कन्वर्जन जो इनके बीच में होते हैं, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी, ये सब आपको पता होना जरूरी है। दूसरी चीज जो आपका प्रीरिक्विजिट है, आपको थोड़े बेसिक्स ऑफ COA पता होना जरूरी है, कंप्यूटर सिस्टम है स्पेशली, कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं,
कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, लाइक सीपीयू होता है, रैम होता है। कंप्यूटर में जब हम कम प्रोग्राम चलाने की कोशिश करते हैं तो वो प्रोग्राम रैम में आता है, फिर वहां से सीपीयू उसको उठाता है। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसके बेसिक आइडिया आपको होनी जरूरी है। तो ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हाउ अ प्रोग्राम रन्स इन कंप्यूटर सिस्टम, ये थोड़ा सा अगर आपको आइडिया रहेगा तो ये प्रोग्राम जो है या जो हमारा कोर्स जो है आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर सीओए नहीं भी पढ़ा है तो बेसिक आइडिया अगर आपको है कि रैम क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, मेन मेमोरी जिसे हम कहते हैं, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर इतना भी आइडिया आपको है तो उतना काम चल जाएगा। अगर नहीं है तो मेरा सीओए का कोर्स आप जो है पहला लेक्चर देख लेना, इतने में आपका काम, पहले 2 लेक्चर देखोगे उतने में काम बन जाएगा, है ना। तो अगर आप सीओए मेरा पहले 2 लेक्चर्स देख लोगे तो उतने में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं चीजों को कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज देता है। मैंने तो देखो आपको हर चीज बता रखी है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कुछ होता है ओएस के परमिशन के बिना हो ही नहीं सकता। पर क्या क्या होता है एक थोड़ा बेसिक आइडिया सर, है ना। एक यूजर इंटरफेस, जब तक ओएस नहीं है हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रन ही नहीं कर सकते। तो जो हमारे सामने स्क्रीन दिखता है जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, ये इंटरफेस, ये जो स्क्रीन, बटन पे क्लिक करना या एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करना, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फीचर है। फोन में भी होता है, फोन में आप अगर टच स्क्रीन है, ऑफ कोर्स टच स्क्रीन ही होता है लगभग सबके पास आजकल, तो टच स्क्रीन में टच करते हो तो क्या होगा, कहां पे आप डबल टैप करोगे तो क्या होगा, कहीं पे आप होल्ड करके और प्रेस करके होल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये सब ओएस का ही फीचर है। पूरा यूजर इंटरफेस ओएस का ही फीचर होता है, उसी की सर्विस होती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मान लो मैंने अपने फोन में एक एप्लीकेशन पे टच कर दिया या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है और वो एप्लीकेशन पे आपने डबल क्लिक कर दिया, तो ये एप्लीकेशन सीपीयू पे जब रन होने जाएगी ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सीपीयू पे रन करने के लिए शेड्यूल करता है। आप समझ पा रहे हैं, आपका कोई भी एप्लीकेशन, इनफैक्ट जो मुझे देखने के लिए आप YouTube की ऐप यूज कर रहे हो या फिर वेब ब्राउजर जो यूज कर रहे हो, वो भी सीपीयू पे ओएस की वजह से ही रन हो रहा है। ओएस उसको सीपीयू पे रन करने के लिए परमिशन देता है, बोलता है कि चलो तुम अब रन करो सीपीयू पे, तब जाके वो रन होता है। कौन? प्रोग्राम। और यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओएस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये देखो प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, ये मेरे से आईआईएससी बैंगलोर में पूछा था जब मैं इंटरव्यूज की तैयारी कर रहा था। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा सिस्को सिस्टम में सिलेक्शन हुआ था, मैंने वहां काम भी किया था, बट टीचिंग का मोह जो था उसने मुझे इंडस्ट्री छोड़ने पे मजबूर किया और आपके पास लाके जोड़ा। आपका प्यार था कि इतने लंबे टाइम तक, मतलब आपके जैसे बहुत सारे लोग जो पहले अब इंडस्ट्री में हैं, कॉलेजेस में हैं, उन सबका प्यार था कि मैं अभी तक यहां पे हूं। ठीक है, तो अब सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, कि ये एक ऐसा फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा एक फीचर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब उसके बिना अगर ओएस में और कुछ नहीं रहेगा तो चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा फीचर जो अगर अकेला है और उसके अलावा और दूसरा कोई फीचर नहीं है ओएस में तो चलेगा, वो है ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को, प्रोग्राम को सीपीयू पे एग्जीक्यूट कराने की ताकत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी सारी चीजें जो हैं कन्वीनियंस बेसिस पे हैं या फिर एफिशिएंसी बेसिस पे हैं कि हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाइज बनाना चाहते हैं। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था प्लेसमेंट के मेरे इंटरव्यू में, एक प्लेसमेंट में, कि ओएस का ऐसा कौन सा फीचर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो बहुत सारे मॉड्यूल हैं, सीपीयू की शेड्यूलिंग या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बोल सकते हो, सिंक्रोनाइजेशन बोल सकते हो, डेडलॉक मैनेजमेंट बोल सकते हो, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, सब कुछ ना बाबा, सबसे ज्यादा जरूरी है ये प्रोग्राम और प्रोसेस का मैनेजमेंट और उसको सीपीयू पे रन कराने की एबिलिटी, ये ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है ओएस में एड ऑन होते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। आईओ ऑपरेशन, आईओ ऑपरेशन मतलब प्रिंटर को कब कौन सी प्रोसेस यूज करेगी ये भी ओएस ही डिसाइड करता है, उसी के फीचर में आता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फाइल सिस्टम मतलब कि आपकी हार्ड डिस्क पे आप जो जो भी करते हो, नया फोल्डर बनाना, पुराने फोल्डर को डिलीट करना, रीनेम करना, नया फाइल बनाना, फाइल को यहां से वहां मूव करा देना, कॉपी करना, पेस्ट कर देना, फाइल का नाम चेंज कर देना, नई फाइल बना के सेव कर देना, कुछ भी आप जो हार्ड डिस्क में करते हो वो सब का सब काम ओएस की ही सर्विस है, आप नहीं करते हो डायरेक्टली, ओएस करता है। कम्युनिकेशन, दो प्रोसेस आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाहती हैं, दो प्रोग्राम आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कौन कराएगा? ये कौन? ओएस। अब देखो बहुत सिंपल सा इसी क्लास का एक एग्जांपल दे देता हूं, इसी क्लास का बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मैं आपको क्लास ले रहा हूं, है ना, मेरे सामने एक कैमरा रखा हुआ है यहां पे, इस कैमरा की वो ढेर सारी इधर उधर की जितनी भी ऑपरेटर्स लगते हैं क्लास को स्ट्रीम करने के लिए, उससे एक यूएसबी केबल के थ्रू मेरे कंप्यूटर सिस्टम में यहां पे इनपुट आया कि अगर कैमरा से ऑडियो और वीडियो कैप्चर होगा तो वो इसमें आ जाएगा इनपुट में, ठीक है। फिर एक OBS नाम का एक सॉफ्टवेयर है, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप तक क्लास पहुंचती है। तो ये OBS नाम का एक सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में यहां रन कर रहा है, तो एक सॉफ्टवेयर हो गया OBS, एक सॉफ्टवेयर क्या हो गया? OBS। अब ये सॉफ्टवेयर जो OBS है, इस OBS सॉफ्टवेयर को मेरे इन हार्डवेयर्स जो मेरा कैमरा है एटसेट्रा एटसेट्रा है, इनके ड्राइवर्स से डील करना है, क्योंकि जब तक मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइवर नहीं लगेगा हार्डवेयर यूज नहीं होता है ना। पता है ना आपको कि प्रिंटर एटसेट्रा का ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर होता है ना। तो कैमरा का ड्राइवर और ये OBS सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तब जाके ही इस OBS का कैमरा और कैमरा का OBS से क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। पर ये कौन कराएगा? ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कौन कराएगा? दो प्रोसेसेस के बीच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम कराएगा। एक और एग्जांपल है मेरे पास, मान लो आपने एक नई फाइल बनाई, PPT नाम प्रेजेंटेशन बनाया आपने आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सॉफ्टवेयर में बनाया, ठीक है। अब चाहते हो आप इसको प्रिंट करना है। अब इसको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटर के ड्राइवर से डील करना पड़ेगा। कैसे? जब तक आपका ये फाइल जो है वो प्रिंटर तक ना पहुंचेगा, प्रिंट कैसे करेगा? अब प्रिंटर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए, तो प्रिंटर का ड्राइवर और मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर्स आपस में इंटरेक्शन कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम कराएगा तभी करेंगे, वरना डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो कोई भी दो प्रोसेस या प्रोग्राम जो आप कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हो, अगर उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना है, कम्युनिकेशन होना है, तो ये कम्युनिकेशन जो है ये OS भाई साहब ही करवाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और एरर डिटेक्शन, ये एरर डिटेक्शन का काम भी OS करते हैं। कैसे करते हैं? मान लो आपने एक पेन ड्राइव यूज करके और प्लग इन करती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। इस पेन ड्राइव से आप एक डेटा या एक पर्टिकुलर फाइल को अपने हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहे हैं, और वो कॉपी होते होते आपने ये पेन ड्राइव को प्लग आउट कर दिया। कॉपी हो रही है, चल रही थी फाइल की, और प्लग आउट कर दिया। क्या होगा? क्या होगा? एक एरर मैसेज आएगा, सोर्स ऑफ द फाइल इज नॉट कनेक्टेड और नॉट नोन और वॉट एवर एटसेट्रा एटसेट्रा। कैसे आया? ये एरर किसने डिटेक्ट करी? OS ने। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऐसी छोटी छोटी ढेर सारी एरर को डिटेक्ट करके यूजर को रिपोर्ट कर देता है कि भैया देखो ये प्रॉब्लम आई है, आप देख लो, अपने हिसाब से संभाल लो, मैनेज कर लो, लगा लो अपने हिसाब से। रिसोर्स अलोकेशन, जैसा मैंने आपको कहा था कि कोई भी प्रोसेस रैम में अगर रहती है तो वो कहां रहेगी, कोई भी अगर प्रोसेस CPU पे रन करेगी तो कब करेगी, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी दूसरा फाइल एटसेट्रा कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्स कहलाता है, और वो रिसोर्स किस प्रोसेस को कब दिया जाना चाहिए ये OS डिसाइड करता है। रिसोर्स अलोकेशन। अकाउंटिंग तो आप सब लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अभी एक काम करो, Ctrl+Alt+Delete प्रेस करो अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, टास्क मैनेजर नाम की एक चीज है, वहां जाओ, और जैसे ही आप टास्क मैनेजर में जाएंगे एक ढेर सारी प्रोसेस और टास्क की इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे या यहाँ पे बहुत सारे टैब्स होंगे, वो टैब्स पे आप क्लिक करो,
हर एक जो रनिंग प्रोसेस है उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी कि कौन सी प्रोसेस कितना सीपीयू यूज कर रही है, कितना नेटवर्क यूज कर रही है, कितना हार्ड डिस्क यूज कर रही है, और बहुत सारी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। ये सब क्यों जरूरी है? एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में जो जो भी मैट्रिक जरूरी है वो परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होता है, ताकि यूजर को पता चले कि मेरी कौन सी प्रोसेस है ज्यादा सीपीयू खा रही है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो नेटवर्क खा रही है, मेरा डेटा खत्म ना कर दे। राइट? इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओएस तैयार करके और देता है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन का काम भी करता है। ऑफ कोर्स ओएस प्रोटेक्शन का काम करता है, आपकी हार्ड डिस्क को प्रोटेक्ट करता है, आपके ढेर सारे प्रोग्राम्स को एक दूसरे से इंपैक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट करता है। सिक्योरिटी का काम करता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई एक्सेस ना करे, इसलिए आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेस्कटॉप पे जैसे आप ओपन करते हो तो पासवर्ड की फैसिलिटी, या फिर कहीं कहीं किसी में फिंगरप्रिंट या फिर पिन डालने की फैसिलिटी होती है आपके फोन्स में, ताकि वो सिक्योर रहे, क्या आपका डेटा और आपकी एप्स। ठीक है, फायरवॉल और ऐसे करके और ढेर सारी दूसरी फीचर्स भी होते हैं, ताकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ आपको प्रोटेक्टेड रखे, आपके डेटा को प्रोटेक्टेड रखे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं गोल्स ऑफ ओएस। ये गोल्स ऑफ ओएस जो हैं वैसे हमारे पर्टिकुलर कोर्स में है नहीं, हमें डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम जैसा कोई एक नॉर्मल सा स्टूडेंट, मैं अपने आप को भी नॉर्मल इसलिए मान रहा हूं क्योंकि 3 टियर कॉलेज से बीटेक करके निकले हुए हैं, तो है ना, वहां ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ही खाली रटी रटाई होती थी, उनका नॉलेज कुछ नहीं होता था। गेट में जब पढ़ा तब समझ में आया कि ओएस क्या था, आईआईसी बैंगलोर गए तब बहुत अच्छे से समझ में आया कि ओएस एक्चुअल में करता क्या है, उसका कोड कैसे चलता है, कोड करके देखा कि ओएस का कोड लिखा कैसे जाएगा, प्रोजेक्ट्स बनाए, ओएस की फीचर्स और फंक्शनैलिटीज डेवलप की, तब जाके पता चला कि अच्छा ओएस ये काम ऐसे ऐसे करता है। बट उसके पहले अब हमें यह जानना जरूरी है कि अगर हम जैसा कोई नॉर्मल पर्सन एक ऐसी कंपनी में या एक ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड बनाते हैं या डेवलप करते हैं, तो उन्हें क्या क्या सोचना पड़ेगा एंड यूजर के लिए। एंड यूजर तक वो ओएस अगर डिलीवर हो और एंड यूजर को उसको यूज करना पड़े, तो ऐसे क्या चीजें होनी चाहिए उस ओएस को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कन्वीनियंस। मतलब जिसको कंप्यूटर सिस्टम का कोई नॉलेज नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, उसका टेक्निकल यूज क्या है, वो भी सीपीयू यूज कर पाए या वो भी कंप्यूटर यूज कर पाए। जैसा कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन या एंड्रॉयड और आईओएस जो आजकल के मोबाइल फोन में चलते हैं, उन्होंने बहुत भली भांति किया, विंडोज ने भी किया। कि आप देख लो, जिनको कोई ज्यादा नॉलेज है नहीं कि कंप्यूटर सिस्टम बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, ओएस नाम की क्या चीज होती, किसी को कोई आइडिया नहीं है, पर फिर भी यूज करते हैं। मेरे पेरेंट्स हैं जिनको ओएस नाम की चीज पता भी नहीं होगी शायद कि ओएस कुछ होता है ना, डेफिनेशन तो दूर की बात है, ओएस भी कुछ होता है शायद कभी सुना भी नहीं हो, या मुझसे ही सुना हो कि मैं ओएस नाम का एक कोर्स पढ़ाता हूं, बस इसके अलावा अपने मोबाइल फोन से कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी वो धड़ाधड़ यूज करते हैं दिन भर। आप देखो अपने आसपास के बड़े लोग, छोटे लोग जो टेक्निकली साउंड नहीं है, आप देखो स्ट्रीट वेंडर्स जो शायद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, बिजनेस पीपल जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, टेक्निकल साउंड नहीं है, फिर भी वो यूज करते हैं मोबाइल फोन और कंप्यूटर सिस्टम। कैसे? क्योंकि आजकल का कंप्यूटर सिस्टम इतना यूजर फ्रेंडली और कन्वीनियंट हो गया है कि आपको टेक्निकल नॉलेज लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ओएस बनाया जाए तो ऐसा बनाया जाए जो कि इतना कन्वीनियंट हो कि हर कोई यूज कर पाए बिना उसकी बैकग्राउंड स्टोरी जाने। दूसरी चीज एफिशिएंट हो, मतलब ओएस बनाया हो तो वो ओएस जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको ऑप्टिमली यूज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, सिस्टम को ज्यादा हैंग ना करे, गर्म ना करे, सिस्टम में सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, यूज कर पाए, रैम की कम स्पेस में भी काम चला पाए, और जितने भी रिसोर्सेस हैं कंप्यूटर सिस्टम में उसको परफेक्टली मैनेज करके और एफिशिएंसी के साथ में काम करे। ऐसा ओएस हमें डेवलप करना है। तीसरी चीज है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या कहती है कि कोई भी टाइप का कंप्यूटर सिस्टम बनाओ, उस पे हम इंस्टॉल कर पाए हमारा ओएस, जैसे कि विंडोज ने करके दिखाया। विंडोज ने आपको बोला कि तुम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में नया असेंबल करो, कोई भी कंपनी की रैम लगा दो,
कोई भी कंपनी की हार्ड डिस्क लगा दो, कोई भी कंपनी का कीबोर्ड लगा दो, कोई भी कंपनी का कुछ भी लगा दो, उस कंप्यूटर सिस्टम में आप ओएस अगर विंडोज डालना चाहोगे डल जाएगा, बिल्कुल डल जाएगा, आराम से डलेगा। तो पोर्टेबल ओएस का मतलब है कि आप एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ जो किसी भी हार्डवेयर पे काम कर जाए, कोई भी हार्डवेयर कॉम्बिनेशन लोगे आप काम कर जाएगा, उसे बोलेंगे पोर्टेबल है हमारा ओएस। ऑफ कोर्स एप्पल ने जो ओएस बनाया वो नहीं है, वो उन्हीं के डिवाइसेस पे चलते, उन्हीं के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डले हुए रहते हैं, अलग से नहीं डाल सकते। पर आप देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को देखो कितना फ्लेक्सिबल, कितना पोर्टेबल है कि आपके पास पहले विंडोज 7 था, फिर 8 आया, 8 के बाद कोई नया ओएस आया, विंडोज 11 आया, 12 आया, बहुत सारे अलग अलग विंडोज आने लगे। तो पहले अगर आपके पास विंडोज 11 था, आप 12 आप इंस्टॉल कर सकते हो। यस, कैसे? क्योंकि वो पोर्टेबल है। नेक्स्ट, रिलायबल होना चाहिए। अब आपने ओएस डाल दिया, रिलायबिलिटी नाम की चीज तो होनी चाहिए कि उसमें हम रिलाय कर सकें, हाँ भैया जो भी कुछ करवा रहा है सही करा रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सही करा रहा है, हार्ड डिस्क को अच्छे से यूज करा रहा है। हार्ड डिस्क में अगर 20 GB का स्पेस खाली है तो 20 GB ही दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि 20 GB का स्पेस खाली है पर बता रहा है 10 GB खाली है बस। तो कहीं ना कहीं भरोसे लायक हो ओएस ऐसा बनाया जाए। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया और वो इंस्टॉल कर दिया और बाद में आप चाहते हो कि उस ओएस में नए फीचर्स ऐड किए जाएं, तो ऑन द गो, मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होके और उसके साथ में ही उसमें आप अपडेशंस कर पाओ। जैसे कि आपके विंडोज के और एंड्रॉइड के अपडेट्स आते हैं ना अपडेट्स, मेरे फोन में भी आते हैं, आईफोन है मेरे पास, पर उसमें भी आते हैं अपडेट्स, ओएस के अपडेट्स आते हैं कि अभी वर्जन था 17.3.1, अब 17.3.2 वर्जन आएगा ओएस का, आप अपडेट कर दो। तो ये अपडेट कैसे हुआ? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो पुराना था उसके कुछ फंक्शंस चेंज हो गए, कुछ फीचर्स चेंज हो गए, कुछ नए फीचर आए, कुछ सिक्योरिटी एड ऑन हो गए। बट वो एड ऑन कैसे हुए? क्या आपने पूरा अनस्टॉल करके और इंस्टॉल किया? नहीं, उसी में ही कंप्यूटर सिस्टम पे ही अपडेट हो गया। ये कैसे पॉसिबल था? क्योंकि उसमें स्केलेबिलिटी था, उसमें स्केलेबिलिटी था। इसलिए रोबस्टनेस, रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है? रोबस्टनेस का मतलब तो हमें अपनी जिंदगी में भी लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो, गेट एस्पिरेंट की जिंदगी में यह आना जरूरी है कि कहीं अगर हमारी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो उसको देख के घबराने का नहीं और टूट जाने का नहीं। यह होती है नॉर्मल वर्ड मीनिंग रोबस्टनेस की, कि कोई एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए जो हमें नहीं पता थी, जो प्लान्ड नहीं थी, तो उसमें घबराने का नहीं, टूटने का नहीं, ब्रेकडाउन नहीं होने का है। क्योंकि हमारी लाइफ में हर दूसरे पांचवें दिन ऐसी सिचुएशन आती रहेगी। हमने सोचा 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, आधा घंटा हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी गर्मी के मारे, और बिना लाइट के मारे हम पढ़ ही नहीं पाए। सिचुएशन ऐसी हजारों आएंगी, कोई गेस्ट आ गए, कहीं जाना पड़ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ऐसी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती रहेंगी। तो क्या ब्रेकडाउन कर दें, गिव अप कर दें? नहीं ना, गिव अप करने के लिए हम बने ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमको सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाने के लिए ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो झेलनी पड़ेंगी, रोबस्ट तो होना ही पड़ेगा। वही चीज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, अब ओएस के रन करते टाइम, या ओएस जब कंप्यूटर सिस्टम रन कर रहा था तब एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई जिसका ओएस के पास कोई जवाब नहीं था, तो क्या ओएस बंद हो जाएगा? नहीं, सिंपल सी बात है, यूजर को रिपोर्ट कर देगा कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, देख लो, तुम्हारे हिसाब से हमको नहीं पता। तो कुछ ऐसी रोबस्ट सिचुएशन हैंडल करने की ताकत होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर या प्रॉब्लम आ जाए तो ओएस ब्रेकडाउन ना हो, कंप्यूटर सिस्टम बंद ना हो। रोबस्टनेस, ये गोल हमें पता होने चाहिए ताकि हम जब ओएस बनाएं, ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद है कि आज जितना भी बच्चा इस वीडियो को सुन रहा है, चाहे रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, उस बच्चे का कहीं ना कहीं ये एम होगा कि वो कहीं अच्छा जाके काम करे, ऐसा काम करे जिसमें उसे लगे कि हाँ यार मेरा कंट्रीब्यूशन है कंपनी की प्रोग्रेस में, मेरी अपनी प्रोग्रेस में, ऑफ कोर्स, और वो अच्छे काम का ही आपको अच्छा पैसा मिलेगा, राइट? तो अगर बाई चांस आपने कभी ऑपरेटिंग सिस्टम डोमेन में काम किया, किसी ऐसी कंपनी में जाके जो ओएस से रिलेटेड डील करती है, तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओएस। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि यहां पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इनसाइड जानने को धीरे धीरे मिलेंगी। चलिए
आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं यूनी प्रोग्रामिंग ओएस। देखो मैं एक स्टोरी के थ्रू इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जर्नी को स्टार्ट करता हूं। स्टोरी है कि जब पहली बार कंप्यूटर सिस्टम बना तो वो बहुत ही लिमिटेड यूज के लिए था कि एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया, उसका काम इतना ही है, इस कंप्यूटर को इतना इतनी चीजें करनी है, बस उतना ही लिमिटेड काम था उसका, तो वो कर रहा था, यूजर उससे इंटरेक्ट कर रहा था डायरेक्टली और वो कंप्यूटर जवाब दे रहा था। पर जैसे जैसे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसका इवोल्यूशन हुआ तो वो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है मल्टीपल दूसरी चीजों में काम आने लगा, अलग अलग टाइप की चीजों में काम आने लगा। अब जब अलग अलग टाइप की चीजों में काम आने लगा तो फिर यूजर को हर एक उस काम के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम से कराना था प्रोग्राम लिखना पड़ा। ये तो तुम जानते हो कि कंप्यूटर सिस्टम से कुछ भी कराना है तो कोड या प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो कंप्यूटर सिस्टम वो प्रोग्राम को रन करेगा और आपको जो भी आपका डिजायर्ड चीज है वो मिल जाएगा। है ना। चल, तो हमने क्या किया कि कंप्यूटर सिस्टम से अगर हमें कुछ भी काम कराना है, कुछ भी, तो प्रोग्राम लिखना पड़ा। अब देखो ऐसा है कि मैं अगर कंप्यूटर सिस्टम से कुछ भी काम कराने के लिए प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे उस टाइम पे अपना प्रोग्राम ऐसा लिखना था जो कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके। अब उस टाइम पे तो कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए यूज होते थे और वो बड़े बड़े साइंटिस्ट यूज करते थे, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट को तो सब पता था कि हार्डवेयर का कोड कैसे लिखा जाए, है ना। तो वो हार्डवेयर का कोड लिखते थे, हार्डवेयर से इंटरैक्ट कैसे करना है, उसको सीपीयू पे रन कैसे कराना है प्रोग्राम को, एक्सेट्रा सब लिख देते थे। बट जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज और ज्यादा नॉर्मल जनता तक पहुंचा, हम भी नॉर्मल जनता ही हैं, तो जैसे जैसे नॉर्मल जनता तक पहुंचने लगा तो साइंटिस्ट को रिक्वायरमेंट आई कि यार ये मेरा स्टूडेंट हार्डवेयर का कोड कैसे लिखेगा। साइंटिस्ट को, जो वो रिसर्च कर रहे थे लोग, जो कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन कर रहे थे लोग, उनको जरूरत आन पड़ी कि यार ये मेरा बच्चा या मेरा जो स्टूडेंट है वो कंप्यूटर सिस्टम पे अगर कुछ भी करना हुआ तो उसका प्रोग्राम लिखने के लिए हार्डवेयर का प्रोग्राम कैसे लिखेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, खुद से ही हार्डवेयर का प्रोग्राम बीच में लिख दिया कि ये हार्डवेयर का प्रोग्राम है, तुम इसके एड ऑन खाली वो चीज लिखो जो तुमको रिक्वायर्ड है। इंटरैक्शन का काम मेरा प्रोग्राम कर देगा। इंटरैक्शन मतलब कि हार्डवेयर से इंटरैक्ट कैसे कराना है तुम्हारे प्रोग्राम को कि वो हार्डवेयर पे जाके रन करे और तुम्हें आउटपुट दे दे, उसका प्रोग्राम मैं लिख के देता हूं। तो साइंटिस्ट ने अपने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आसान कर दी चीज कि हार्डवेयर वाला कोड उन्होंने लिख दिया जो कि यूजर के लिए आसान हो गया, स्टूडेंट्स के लिए आसान हो गया। बस वहीं से ये जो हार्डवेयर का कोड लिखा गया उसी से उत्पत्ति या इन्वेंशन हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो साइंटिस्ट या जो भी कह सकते हैं कि क्रिएटर्स थे कंप्यूटर सिस्टम के, उन्होंने यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के यूज को स्लोली 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 एक इतना हेवी, इतना वास्ट बड़ा कोड या पीस ऑफ कोड या एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लिख दिया जो कि यूजर को अपनी सारी नीड को पूरा करने के लिए काम आ सके, एंड दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां से शुरू हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की यूसेज। अब यहां पे हमें क्या होगा, लाइक एन इंटरफेस कोड। जी बिल्कुल प्रतीक, बिल्कुल सही कहा, लाइक एन इंटरफेस कोड। तो इंटरफेस कोड साइंटिस्ट ने लिख दिया, उसके ऊपर का कोड उनके स्टूडेंट्स ने लिख दिया। फिर वहां से धीरे धीरे करते करते उस इंटरफेस कोड को और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा फीचर वाला बनाते 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 इतना ज्यादा बना दिया कि वो फिर अलग से एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाने लगा। चलिए, अब अलग अलग वैरायटी के ओएस आते हैं, अलग अलग फीचर और अलग अलग टारगेट के साथ। टारगेट ऑफ कोर्स अलग है। मान लो अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो कि फोन में चलेगा तो उसका डिजाइन अलग होगा, और अगर एक ऐसा ओएस बनाना है जो कंप्यूटर सिस्टम में चलेगा तो उसका ओएस अलग होगा। तो जिस तरीके का टारगेट है कंप्यूटर सिस्टम में उस तरीके का ओएस डिजाइन होगा। वैसे ही अलग अलग टाइप के ओएस यहां पे हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले यूनी प्रोग्रामिंग ओएस। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनी मतलब सिंगल, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम।
अब यूनी प्रोग्रामिंग ओएस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको अपने नोट्स में काम आएगी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम which allows only one process in main memory at a time। अभी आप समझ लीजिएगा, प्रोग्राम या प्रोसेस एक ही चीज होती है। प्रोग्राम या प्रोसेस एक ही चीज है। अभी आप इतना समझ लीजिएगा, जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट पे जाएंगे अगले चैप्टर पे, तब आपको मैं डिफरेंस भी समझा दूंगा कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए। अगर न्यू ओएस बनाना होगा तो उसके लिए भी इंटरफेस कोड लिखना पड़ेगा बेटा। ओएस इटसेल्फ इज एन इंटरफेस कोड, तो आपको इंटरफेस कोड तो लिखना ही है, और इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं आजकल के ओएस में, वो फीचर भी देने पड़ेंगे, तभी तो आपका कोई नया ओएस खरीदने आएगा, या तभी आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, चलिए। सर नोट्स लेक्चर के ऐप में मिल जाएंगे बेटा? मिल जाएंगे, आराम से पहले पढ़ लो। ये नोट्स वोट्स ये वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, पढ़ने में आ जाएंगी। देखो, मैं आपको ना थोड़ा सीओए का एक बेसिक सा आइडिया यहां पे देता हूं, ताकि आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगे। एक कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम रन कौन करता है? आपको पता है प्रोग्राम रन कहां होता है? प्रोग्राम रन करने के लिए आपको चाहिए होता है प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट जब इस प्रोग्राम की बात करते हैं कि ये प्रोग्राम रन होता है सीपीयू में, तो उस प्रोग्राम का कोड या प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस प्रोग्राम के वेरिएबल्स होते हैं, वो सब कहां रखे रहते हैं? मेन मेमोरी में, जिसे हम रैम कहते हैं। मेन मेमोरी रैम में प्रोग्राम्स रहते हैं, प्रोग्राम्स, प्रोसेस, जो भी आप कहना चाहो अभी तो कह सकते हो। ठीक है, तो प्रोग्राम्स कह सकते हो बिल्कुल। और ये प्रोग्राम जो है उनका एक एक सिंगल स्टेटमेंट सीपीयू उठाता है, लेके जाता है सीपीयू अपने अंदर, और उसको रन करता है। 1 बाय 1 स्टेटमेंट सीपीयू रन करता है, ऐसे वो प्रोग्राम पूरा रन होता है। तो जितने भी प्रोग्राम्स हमें रन करने हैं, वो सारे, उनका कोड, उनके प्रोग्राम के वेरिएबल, डेटा, जो भी उसको रन करने के लिए चाहिए प्रोग्राम को, वो सारा कहां होना चाहिए? रैम, मेन मेमोरी में होना चाहिए। ऐसा होता है। मतलब कि आप जब मुझे अभी देख रहे हो लाइव, किसके थ्रू देख रहे हो? या तो आप फोन में या लैपटॉप में या कहीं पे यूट्यूब की ऐप डाउनलोड करके देख रहे हो, या फिर आपने वेब ब्राउजर पे यूट्यूब ओपन किया हुआ है। तो या तो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर चल रहा है आपके, या यूट्यूब सॉफ्टवेयर चल रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। दोनों में से जो भी चल रहा है, उसका कोड आपने इंस्टॉल कर रखा है, वो ऐप इंस्टॉल कर रखा है, मतलब उसका कोड आपके सिस्टम में है। हाँ जी, तो वो कोड रैम में आया है। वो कोड जो है, वो जो प्रोग्राम है, वो रैम में आया है, और सीपीयू उसको वहां से रन कर रहा है, एक एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तब जाके आप मेरा लेक्चर देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर सीपीयू प्रोग्राम रन करता है, तो वो प्रोग्राम कहां रहता है? मेन मेमोरी रैम में रहता है। बट सर, कितने अलग अलग टाइप के प्रोग्राम एक साथ मेन मेमोरी में रह सकते हैं? अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलाउ करता है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम रैम में रह सकते हैं, या एक ही प्रोग्राम रह सकते हैं, ये ओएस के फीचर पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ओएस के फीचर पे। तो देखो, एक और चीज है जो बहुत जरूरी है यहां, कि ये जो प्रोग्राम है ना भाई साहब, ये प्रोग्राम जो है, उसके अलावा, इन प्रोग्राम्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेन मेमोरी में होना चाहिए। ओएस भी मेन मेमोरी में जो है होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेन मेमोरी रैम में है, और ओएस जिन जिन प्रोग्राम को रन करना चाहता है और अलाउ करता है, वो सारे प्रोग्राम्स भी यहां मेन मेमोरी में रहते हैं। कौन सा प्रोग्राम सीपीयू में रन होगा, ये ओएस डिसाइड करके भेजता है। तो अब क्या, अब ये है कि सबसे पहले आता है यूनी प्रोग्रामिंग ओएस। यूनी प्रोग्रामिंग ओएस का कहना है कि ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत पुराना टाइप का ओएस है। वो कहता है कि आपका रैम या मेन मेमोरी जो है,
उस रैम में सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम ही रह सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा, जो सीपीयू पे रन करेगा। एक सिंगल प्रोग्राम ही अलाउ करेगा ओएस रैम में रहने के लिए, जो कहां रन कर सकता है, सीपीयू पे रन कर सकता है। पर सर कंप्यूटर सिस्टम में तो सीपीयू के अलावा दूसरे रिसोर्सेज भी हैं। हाँ है, सीपीयू के अलावा प्रिंटर भी है, हार्ड डिस्क भी है। तो मान लो अगर ये प्रोग्राम ने सीपीयू पे रन करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसके बाद इसको हार्ड डिस्क एक्सेस करनी है। इस प्रोग्राम को मान लो हार्ड डिस्क पे काम है कुछ, तो इसको तो सीपीयू छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो जब ये सीपीयू छोड़ के हार्ड डिस्क को यूज करने गया, तो फिर इस सीपीयू का क्या होगा, बैठा रहेगा। आप लोग अगर घर में अकेले हो, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो अपने कंप्यूटर या फोन में, तो आपके टीवी का क्या यूज हो रही है? नहीं। आपकी बाइक का क्या यूज हो रही है? नहीं। क्यों यार? दो रिसोर्सेस अगर आपके पास हैं, टीवी और लैपटॉप, दोनों एक साथ तो आप कर नहीं पाओगे। ये तो आप टीवी देखोगे या लैपटॉप देखोगे। लेक्चर देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, तो टीवी बंद, यूज नहीं हो पाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। जैसे मैं हूं, मैं अगर अभी पढ़ा रहा हूं मेरा कंप्यूटर यूज करके, तो मेरा टीवी बंद पड़ा हुआ है बाहर, कोई नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूं घर में, अज्यूमिंग कि मैं अकेला हूं घर में। सेम चीज है कि अगर एक ही प्रोसेस या एक ही प्रोग्राम है, तो वो ओएस उसको सीपीयू पे रन करेगा। जब उसको किसी आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, लाइक हार्ड डिस्क या फिर कोई और दूसरी लाइक प्रिंटर, तो फिर क्या होगा, वो सीपीयू छोड़ के उस आईओ डिवाइस को यूज करने जाएगा। तो सीपीयू का क्या होगा? सीपीयू आइडल बैठेगा, ब्लॉक या यूज नहीं होगा। पर सर सीपीयू तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। यस, मतलब कि सीपीयू को यूटिलाइज करना हमारा एम होना चाहिए। यस, तो ये जो यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीपीयू को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं यूज कर पाएगा? इसका रीजन भी है कि जो एक सिंगल प्रोसेस, व्हेन द प्रोसेस, द मतलब एक ही प्रोसेस है जो अभी रन हो रही है, जब ये पूरी खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, बाहर आएगी, तो ओएस दूसरा प्रोग्राम रैम में लेके आएगा और उसको रन करेगा। मतलब मैं दुनिया से जब खत्म हो जाऊंगा, इस घर में कोई दूसरा आएगा और उस कंप्यूटर और उस पर्टिकुलर टीवी को यूज करेगा, समथिंग लाइक दिस। तो इस प्रोग्राम अकेला है, अगर वो सीपीयू यूज कर रहा है तो अच्छी बात है। आईओ डिवाइस को यूज करने गया तो सीपीयू हमारा आइडल रहेगा। जब तक ये पूरा प्रोग्राम पूरा फिनिश होके बाहर नहीं जाएगा रैम से, नया प्रोग्राम नहीं आ सकता जो सीपीयू को यूज नहीं करेगा। तो व्हेन प्रोसेस is or goes for IO is input output devices, CPU और RAM के अलावा बाकी सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो goes for IO डिवाइस या IO ऑपरेशन, देन CPU will be idle। आइडल मतलब कि खाली बैठा रहेगा। Hence this यूनिप्रोग्रामिंग OS, यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, डज नॉट यूटिलाइज सीपीयू प्रॉपरली। ये सीपीयू को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करता है। सीपीयू ही क्यों? देखो सीपीयू सबसे ज्यादा जरूरी काम है प्रोसेस का एग्जीक्यूशन। आईओ डिवाइसेस इधर उधर के सेकेंडरी काम करती है ना। आईओ डिवाइस का यूटिलाइजेशन परफेक्ट ना भी हो चलेगा, बट सीपीयू का होना जरूरी है। तो मान लो अब मैंने टीवी खरीदा, कोई तो काम ना आएगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई दूसरा कोई पर्सन टीवी देखे, पर होना तो चाहिए ना दूसरा पर्सन। यस, तो इसलिए फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया कि आप आओ टीवी देखो, है ना। सिमिलरली यहां भी कि अगर यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी ताकत नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। एक ही प्रोसेस थी, अगर वो सीपीयू यूज नहीं कर रही है, कोई दूसरी डिवाइस यूज करने गई तो सीपीयू फ्री बैठता था, दूसरी प्रोसेस थी ही नहीं। तो फिर साइंटिस्ट ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। इस मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा मल्टीपल प्रोग्राम्स यहां थे। कहां पे? रैम के अंदर। तो मान लो एक प्रोग्राम सीपीयू पे रन होने गया, एट ए टाइम तो एक ही रन होगा क्योंकि सीपीयू एक ही है।
तो वो रन होने गया हुआ। अगर वो आईओ डिवाइस के पास ऑपरेशन करने गया सीपीयू छोड़ के, तो दूसरी प्रोग्राम या दूसरी प्रोसेस यहां पे रहेगी जो कि सीपीयू पे रन कर सके, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। राइट? राइट और रॉन्ग? इज इट अंडरस्टैंडेबल? बताइए जरा, जो मेरा पॉइंट है क्या वो आपको समझ में आया? तो यहां पे आया मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। ये मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस पहले करता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो हमने ब्लू कलर में लिखी, ब्लू कलर में लिख देते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउस मल्टीपल प्रोग्राम्स टू बी इन मेन मेमोरी। एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में एक साथ रहने पे अलाउ करता है, ठीक है, एट ए टाइम। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये है मेन मेमोरी आपकी, उसमें ओएस तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा आपके पास दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं, P1, P2 और P3, 3 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। है ना? चल, तो क्या कहा मैंने, एक ऐसा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को अलाउ करता है मेन मेमोरी में रहने में। पर सर यूनी प्रोग्रामिंग से मल्टी प्रोग्रामिंग में गए क्यों? सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, कि हमने सीपीयू लगाया, इतना फास्ट है, सबसे फास्ट है। अब मान लो एक ही प्रोसेस थी जो सीपीयू छोड़ के और आईओ ऑपरेशन करने गई, लगता तो है यार हार्ड डिस्क का, प्रिंटर का, दूसरे डिवाइसेस का यूज लग ही जाता है, स्पीकर का, स्क्रीन का, प्रोसेस को लगता ही है। तो जब वो ओएस वो जो सीपीयू छोड़ के और आईओ डिवाइस का यूज करने के लिए गई प्रोसेस या प्रोग्राम, तो फिर सीपीयू को कौन यूज करेगा? तो हमारे पास अब की बार दूसरी प्रोग्राम है P2 जो कि सीपीयू पे रन करना चालू कर देगा, पर कौन कराएगा? ओएस। तो जैसे ही P1 मान लो सीपीयू पे रन होने के बाद आईओ ऑपरेशन यूज करने के लिए गई, तो P2 रन कर लेगा सीपीयू पे। मान लो P2 को भी कोई आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो P3 रन कर लेगा सीपीयू पे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सीपीयू है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो इन दिस केस अब होगा क्या? नाउ व्हेन अ प्रोसेस goes for IO operation, then OS can schedule other process to run on CPU. Hence, better CPU का यूटिलाइजेशन। देखिए, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? If P1 goes to IO, then screen will be blank in uni programming OS. हमने ऐसा तो नहीं कहा कि स्क्रीन ब्लैंक रहेगी। स्क्रीन पे जो एक बार दिखा दिया जाएगा वो तो प्रेजेंट रहेगा। जब तक कि आप नया कंटेंट ना भेजो तब तक पुराना कंटेंट दिखता रहेगा। और रही बात रिफ्रेश होने की, तो होता क्या है ना, आपकी आंखों की जो ताकत है उससे कहीं ज्यादा स्पीड होती है कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर सिस्टम अगर एक प्रोग्राम भी रन करता है ना, तो वो रन करके आईओ ऑपरेशन करके फिर रन करके आईओ ऑपरेशन करके इतना क्विकली चेंजेस कर देगा आपकी स्क्रीन पे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आईओ डिवाइस पे कब गई थी ये पर्टिकुलर प्रोसेस रन करने और कब वापस सीपीयू में आ गई और कब इसने स्क्रीन पे चेंजेस भी कर दिए। आप इतना जल्दी क्विकली जज भी नहीं कर पाओगे। तो बात क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में हमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है। अच्छी बात है, ये समझ में आ गया सर हमें। अब पढ़ना क्यों जरूरी है ये देखो, ये डेफिनेशंस हैं,
जब हम आगे का कोर्स पढ़ने जाएंगे तो ये बेसिक सी आइडिया आपको होनी चाहिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस होता क्या है। अगर आप मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं समझेंगे तो आपको कोर्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो पूरा कोर्स है वो पूरा मल्टी प्रोग्रामिंग के ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब सीपीयू का यूटिलाइजेशन तो बढ़िया हो गया, पर सर मान लो कि आईओ डिवाइस सीपीयू से स्लो है और तीनों की तीनों डिवाइस, तीनों की तीनों प्रोसेस जो हमने यहां रखी हैं वो अगर आईओ के लिए चली गई तो तीनों की तीनों प्रोसेसेस एक के बाद एक के बाद एक आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई, क्योंकि आईओ ऑपरेशन थोड़ा स्लो होता है सीपीयू के कंपैरिजन में। पॉसिबल है कि तीनों प्रोसेस अलग अलग आईओ के साथ में एंगेज्ड है, सीपीयू पे रन करने वाला कोई नहीं, तो फिर शायद 4 प्रोसेस की कमी खल रही है कि अगर 4 प्रोसेस होती तो शायद चौथी प्रोसेस को हम सीपीयू पे रन कर पाते। मतलब हमें यह चीज समझ में आ रही है कि जितनी ज्यादा प्रोसेसेस हमारे पास मेन मेमोरी में होंगी उतना ज्यादा हम सीपीयू को यूटिलाइज कर पाएंगे। कि अगर जितनी ज्यादा प्रोसेसेस चली जाएं आईओ के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस हमारे पास रहे जो सीपीयू पे रन कर पाए। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, आपको भी बताना पड़ेगा आया कि नहीं आया, कि अगर ज्यादा प्रोसेसेस हुई मेन मेमोरी में तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। 4 से अगर हमने 5 प्रोसेस कर दी तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन और ज्यादा, 5 से 6 की तो और ज्यादा, 6 से 7 कर दी तो और ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एक प्रोसेस अवेलेबल रहेगी जो सीपीयू पे रन कर पाए, आईओ के लिए ना जाए, है ना। तो देखिए एक सिंपल सा पॉइंट यहां पे मैं ऐड करूंगा, पर उस पॉइंट के पहले एक डेफिनेशन आती है जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी एट ए टाइम is called as डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री होती है, क्या बोलता है डिग्री को, कि कितनी प्रोसेसेस एट ए टाइम मेन मेमोरी में है। अभी इस लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम को देख के मैं इतना समझ सकता हूं, मतलब आप भी समझ सकते हो कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 3 है। 3 प्रोसेस है मेन मेमोरी में, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 3 है ना। शाबाश, वाह, क्या बात है। तो क्या मैं ये ऐसा कह सकता हूं कि ज्यादा प्रोसेसेस बढ़ाने पे, इंक्रीज करने पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा? अभी कहा ना मैंने थोड़ी देर पहले कि जितनी ज्यादा प्रोसेसेस होंगी मेन मेमोरी के अंदर उतना ज्यादा सीपीयू का यूटिलाइजेशन होगा, कि ज्यादा से ज्यादा सीपीयू एंगेज रहेगा, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस को अगर हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहें तो क्या ये पॉइंट जो मैं कह रहा हूं सच होगा कि when degree of multi-programming increases, CPU utilization also increases? बताइए जरा। When degree of multi-programming increases, then CPU utilization also increases। बट भैया हर चीज का एक लिमिट होता है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, है ना, कि हर चीज की अति जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। यहां भी है कि अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा भी ना बढ़ा दो कि सिस्टम को अपच हो जाए, मतलब प्रोसेस बढ़ाते 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 आप लेवल से बाहर चले गए, लिमिट के बाहर चले गए, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा नहीं, कम हो जाता है। कैसे? इसको जानने के लिए आपको वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाऊंगा जरूर। कब? जब हम
वर्चुअल मेमोरी का पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद। तो लिखता हूं मैं, बट अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक ही ऐसा सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उसके बाद में नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसका रीजन है, रीजन आपको बाद में पता चलेगा। किसी ने लिखा भी है थ्रेशिंग, जी हाँ, पर ये थ्रेशिंग अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि नया नया बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आइडिया है वो कहां से समझेगा ये बात। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वन बाय वन स्टेप एट ए टाइम, है ना। चलिए, तो अभी क्या है, अभी बात करते हैं यहां पे कि मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस समझा कि यूनी प्रोग्रामिंग ओएस जो था उसमें एक ही प्रोसेस थी, एक प्रोसेस जो है सीपीयू को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, तो हमने बढ़ाई ताकि सीपीयू अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में रखना चाहिए, वो हमने देखा। अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस जो है इसके दो टाइप होते हैं। ये जो बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं ना बेटा, ये बेसिक चीजों का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट इनसे आपका जो बेस है वो मजबूत होता है। आपको मैथमेटिक्स अभी अगर पढ़ाया जाएगा तो आपको गिनती नहीं सिखाएंगे 1 2 3 4, बट अगर आपको गिनती पता है, नंबर्स पता है 1 2 3 4, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं ये पता है, तो मैथमेटिक्स समझना आसान होता है। ये वही चीज है कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, पर ये जब तक नहीं पता होगा आपको कंसेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे। जब मैं सिंक्रोनाइजेशन पढ़ाऊंगा वहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस होनी जरूरी है, तब जाके तो सिंक्रोनाइजेशन की बात आएगी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग होती कैसे है, प्रीएम्पशन क्या होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसलिए थोड़ा 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 करके समझनी चाहिए चीजें, है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए, दो टाइप का मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग वाला ही, और दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। अब ये होता क्या है, देखो हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस हैं रैम में, इनमें से कौन सी सीपीयू पे रन होने जाएगी ये ओएस डिसाइड करता है ना। इसका पूरा चैप्टर है अपने पास एक, जी हाँ पूरा चैप्टर है ये वाला, कि कौन सी प्रोसेस अगली सीपीयू पे रन होने जाएगी, इसका डिसीजन कैसे लें, शेड्यूलिंग के हिसाब से। ओएस में एक प्रोग्राम होता है जो ये काम करता है। तो ओएस ने मान लो डिसाइड कर लिया कि P1 प्रोग्राम सीपीयू पे रन करने जाएगा, पर अगर ये प्रोग्राम P1 सीपीयू पे रन करने गया तो क्या ओएस में इतनी ताकत है कि इसकी सीपीयू की जरूरत अभी पूरी नहीं हुई है तो भी इसको सीपीयू से बाहर ले आए? इतनी ताकत है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में कि किसी दूसरे काम के लिए ओएस को सीपीयू की जरूरत है कि कोई दूसरा प्रोग्राम सीपीयू पे रन करे, तो क्या P1 की जरूरत नहीं हुई है खत्म सीपीयू पे, तो भी क्या उसको वहां से हटा ले? कौन? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसमें इतनी ताकत नहीं है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा नॉन प्रीएम्प्टिव, कि एक बार अगर कोई प्रोसेस सीपीयू पे रन करने गई तो फिर उसको किसी भी एक्सटर्नल रीजन की वजह से सीपीयू से बाहर नहीं ला सकते। प्रोसेस अपनी मर्जी से सीपीयू छोड़ेगी, जब भी छोड़े उसकी मर्जी से छोड़ेगी। पर अगर है इतनी ताकत, अगर ये ताकत है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को उसकी मर्जी के बिना सीपीयू से बाहर करके और दूसरी प्रोसेस को सीपीयू में रन करने भेज सकता है, प्रीएम्प्टिव। मान लो कि आप देख रहे हो टीवी, कुछ तो देख रहे हो टीवी पे रैंडमली, कोई मूवी या कोई शो या फिर मैच एक्सेट्रा जो भी, और आपके फादर साहब आते हैं और उनको न्यूज देखने का है। अब वो क्या करेंगे, आपको टीवी देखने से प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर उनमें ताकत है तो कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, चलो तुम पढ़ने जाओ, तुम्हारा टीवी देखना प्रीएम्प्ट हुआ, रोका गया, तुमको, हमारे लिए टीवी सीपीयू का यूज है और हम प्रोसेस हैं, तो अगर हमको वहां से उठाया गया जबरदस्ती, हमारी मर्जी के बिना, हम देखना चाहते हैं वो पूरा मैच या पूरा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तब जाके हटेंगे। हमारी नीड है, हमारी इच्छा है, रिक्वायरमेंट है, पर हमको बाहर से पापा जी ने बोला कि भैया हटो, चलो हमको टीवी देखने का है, तो तुम क्या आओगे, लैपटॉप में आके कुछ काम करना चालू कर दोगे।
तो अगर तुमको जबरदस्ती टीवी देखने से हटाया गया, उसे बोलेंगे प्रीएम्प्टिव टाइप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन मल्टी प्रोग्रामिंग में दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या कहता है कि अगर एक प्रोसेस को सीपीयू पे रन करने के लिए भेजा ओएस ने, तो वो प्रोग्राम सीपीयू पे कब तक रन करेगा, अपनी मर्जी जब तक है तब तक रन करेगा, ओएस उसे बाहर नहीं ला सकता। अगर यस, तो वो है नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन। और ला सकता है तो प्रीएम्प्टिव टाइप का, ताकि कोई दूसरी प्रोसेस या प्रोग्राम को रन किया जा सके। तो नॉन प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम मींस, डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ अ प्रोग्राम या प्रोसेस runs on CPU, then operating it leaves CPU only when it wants. Operating system forcefully cannot take out a process, नहीं, द मतलब कि जो सीपीयू पे रन कर रही है, द प्रोसेस फ्रॉम सीपीयू, इसे बोलेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप का ओएस। अब अपनी मर्जी से कोई प्रोसेस कब छोड़ती है सीपीयू, इसकी बात हम करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर में, कल या परसों में जब भी हम शुरू करेंगे तब। और वो प्रोसेस मैनेजमेंट में हम एक डायग्राम देखेंगे जिसे कहते हैं प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन। तब हमें समझ में आएगा कि कोई एक प्रोग्राम या प्रोसेस जो है, अगर वो सीपीयू पे रन करती है तो वो कब अपनी मर्जी से सीपीयू छोड़ सकती है, किन किन कंडीशंस में उसको सीपीयू छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, वो हम देखेंगे आराम से डिटेल में। ठीक है, तो अपनी मर्जी से अगर छोड़ती है, ओएस उसे नहीं छुड़वा सकता, तो इसे कहेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर ओएस छुड़वा सकता है जबरदस्ती, तो प्रीएम्प्टिव टाइप का मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। If a running process can be taken out of the CPU forcefully, मतलब उसकी विश के बिना, उसकी इच्छा के बिना अगर कोई रनिंग प्रोसेस को सीपीयू से बाहर निकाला जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर ऐसी ताकत है, डिजाइन ऐसा किया गया है ओएस, तो उस डिजाइन को कहेंगे प्रीएम्प्टिव टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हो गया यूनी प्रोग्रामिंग ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। अब बात करेंगे मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ओएस के बारे में। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें यह कहा गया कि प्रोसेसेस हैं मल्टीपल, रैम में या मेन मेमोरी में, उनमें से कोई एक प्रोसेस को सीपीयू रन करने जाएगा, सीपीयू रन करेगा। कौन बोलेगा कि कौन सी प्रोसेस रन होगी नेक्स्ट? ओएस बोलेगा। बट इसका कोई पैटर्न फिक्स है? नहीं, कुछ भी पैटर्न फिक्स नहीं है कि कौन सी प्रोसेस कब जाएगी, ओएस डिसाइड करेगा, बट इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप के पैटर्न में प्रोसेस रन कर सकती है। बट जब हम पैटर्न फिक्स कर देते हैं कि प्रोसेसेस को हम कैसे रन करेंगे और बहुत स्पेसिफिक मैनर में हम पैटर्न फिक्स करते हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का एक नया वर्जन निकल के आता है जिसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग ओएस। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो या एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो, जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग तो है बट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का एक स्पेशल तरीका है, और वो है राउंड रॉबिन तरीका। क्या होता है, पहले एक काम करता हूं, डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ
प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। प्रीएम्प्टिव टाइप का है, इन विच processes are executed in अच्छा एक बात बताओ, बचपन में तुम लोगों ने गली में किसी छोटे से आंगन में कमरे में गली क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा जिसमें 2-3 प्लेयर ही होते थे और हर एक को 2-2 ओवर, 1 ओवर, 5 ओवर बैटिंग करने को मिलता था। ऐसा गेम ऑफ क्रिकेट सबने खेला हो, है ना। तो 3 प्लेयर हैं, पहले प्लेयर नंबर 1 खेला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वापस से पहले नंबर प्लेयर की बारी आई, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर वापस से 1 2 3, फिर वापस से 1 2 3। ऐसे हम 2-2 ओवर के मैचेस खेलते रहे, 2-2 ओवर की बैटिंग करते रहे, है ना। 20-30 मैचेस खेल लिए हमने, क्योंकि वो छोटा सा जगह है, 2-3 ओवर फेंकने में टाइम नहीं लगेगा, बॉल भी यहीं की यहीं घूमती रहेगी गली में हमारे। ऐसा गेम खेला है ना। कॉरिडोर में भी खेला होगा, हॉस्टल के हो सकता है। यही जो आप बारी बारी से हर एक को बैटिंग दे रहे हो 2-2 ओवर की, इसी को राउंड रॉबिन मैनर कहते हैं। इसी को ही राउंड रॉबिन मैनर कहते हैं। तो देखो, राउंड रॉबिन मैनर में हम एक टाइमलाइन डायग्राम के थ्रू आपको शो करते हैं कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। कि हमने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, पहले P1 को एग्जीक्यूट किया थोड़ी देर के लिए, फिर P1 को प्रीएम्प्ट किया, रोका, और P2 को थोड़ी देर के लिए सीपीयू पे रन कर दिया। फिर P2 को रोका कि भैया तुमको ज्यादा वेटिंग नहीं मिलेगी, अब थोड़ी देर तुम शांत रहो, तुम साइड में आओ। P3 को मौका मिला, फिर तीनों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए मौका मिल गया, तो फिर से P1 का चांस, फिर P2 का चांस, फिर P3 का चांस, फिर P1 का चांस, फिर P2 का चांस, फिर P3 का चांस। ऐसे प्रोसेसेस सीपीयू यूज करेंगे। ऐसा आपने वीडियो गेम खेलते वक्त, इंटरनेट सर्फिंग एटसेट्रा बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया होगा बचपन में, कि एक ही रिसोर्स है, उसको बार बार आप अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग चीजों के लिए यूज कर रहे हो। बराबर बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया पानी पूरी वाला। सब अपने अपने हाथ में प्लेट लेके खड़े रहते हैं। पानी पूरी वाला जो क्या करता है, एक पर्सन को एक पानी पूरी खिलाता है, फिर वापस से शुरुआत से, फिर शुरुआत से ऐसे गोल चक्कर चलता रहता है ना। तो ये क्या है, ये है राउंड रॉबिन मैनर। ये राउंड रॉबिन मैनर है क्या एग्जैक्टली? प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का तरीका है कि प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होंगी सीपीयू के ऊपर, उसका बहुत स्पेसिफिक तरीका डिसाइड किया हुआ है मल्टीटास्किंग ओएस ने। इसीलिए इसको टाइम शेयरिंग ओएस भी कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो सीपीयू का टाइम जो है शेयर्ड है सारी प्रोसेसेस के बीच में। सीपीयू का टाइम जो है सारी प्रोसेसेस के बीच में बराबरी से शेयर्ड है, कि सबको बराबर शेयर मिले प्रोसेस को, कि सीपीयू को एग्जीक्यूट कर पाए। देख सकते हो, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए इसको टाइम शेयरिंग ओएस कहते हैं। बट ये जो स्विच किया गया है बार बार कि थोड़ी देर के लिए ये प्रोसेस, फिर ये, फिर वापस से 1 2 3 4, फिर वापस से 1 2 3 4, तो ये एग्जैक्टली ये क्यों, ऐसा क्यों आया? तो देखो, एक सिंपल सी बात करता हूं, बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। मान लो आप कॉलेज से आते हो, अज्यूम करो आप कॉलेज से आते हो, अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो, आपको एक कॉलेज के लिए रिपोर्ट बनानी है, जो कॉलेज में कल आपको सबमिट करनी है। एक रिपोर्ट बनानी है, लैब रिपोर्ट या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई तो रिपोर्ट आपको बनानी है। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया और रिपोर्ट की टाइपिंग एटसेट्रा शुरू कर दी। ऑफ कोर्स आप पूरा तो टाइप करते नहीं हो, कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे, पर एडिटिंग शुरू कर दी। अब आप एडिटिंग शुरू करते करते आपने एक प्रोग्राम रन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो आप यूज कर रहे हो। अब आपको लगा कि यार ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चीज तो चल ही रही है, मैं एक काम करता हूं कि मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को एंटीवायरस स्कैनिंग पे लगा देता हूं। बहुत दिन हो गए हैं, मैं पेन ड्राइव एटसेट्रा बाहर वाली लगाता रहता हूं, इंटरनेट सर्व करता रहता हूं, हो सकता है कुछ वायरसेस आ गए। तो आप जाते हो, एंटीवायरस प्रोग्राम रन करते हो और उसकी स्कैनिंग चालू कर देते हो। स्कैनिंग चल रही है, उसकी विंडो आपने ड्रॉप डाउन कर दी, आप अपनी फाइल टाइप करने लग गए। जब आप अपनी फाइल टाइप करते हो तो क्या स्कैनिंग रुक जाती है बीच में? क्या आपने जैसे ही, अगर मान लो हाफ एन आवर तक
वो फाइल टाइप किया, नेक्स्ट 15 मिनट तक फाइल टाइप की, तो जब टाइप कर रहे थे पूरे टाइम तक क्या वो स्कैनिंग आगे नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी है, स्कैनिंग आगे बढ़ी है, वो बैकग्राउंड में चल रही थी, हमें पता नहीं चला, है ना? ऐसा हुआ ना? अब देखो फाइल टाइप करना इतनी भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होती कि आप बढ़िया 15-20 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम कर सको। अब करनी तो है फाइल, जल्दी से जल्दी रेडी करनी है ताकि गेट की क्लास जब शुरू हो तब तक हमारा ये काम फिनिश हो जाए। तो हमने क्या किया, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए गाने चला लो। बेस्ट ऑप्शन होता है सॉन्ग चला लो। तो आप क्या करते हो, यूट्यूब या कोई भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर पाओ। हमारे टाइम पे तो डाउनलोडेड ही गाने चलते थे, ऑनलाइन तो सिस्टम था नहीं, तो हमारे पास क्या था, हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना लेते थे और उन प्लेलिस्ट को चलाते रहते थे जब जैसा मूड हो जाता था। तो हम उसी टाइप का एग्जाम्पल में लेता हूं कि मान लो एक कोई भी VLC मीडिया प्लेयर या कोई एक मीडिया प्लेयर आपने ओपन किया, आपके पास कुछ डाउनलोडेड सॉन्ग्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी और आप चलाने लगे। अब वो सॉन्ग्स चल रहे हैं, जी हाँ, आपने उसका विंडो डाउन कर दिया और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वापस आके अपनी फाइल टाइप कर दी। अब मान लो अगर कोई गाना बैकग्राउंड में चल रहा है, कोई भी XYZ गाना चल रहा है, और उस गाने के चलते चलते आप बीच में अगर टाइप करने जाते हो, तो जब आप टाइप करते हो तो क्या गाना रुकता है? बताओ, क्या गाना बीच में रुक जाता है? बदलाओ। मान लो गाना चल रहा है वंदे मातरम, तो वंदे, फिर बीच में गाना रुक गया, आपने टाइप किया, फिर जब टाइपिंग रोकी तो आया मातरम। ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा क्यों नहीं होता है? अब आपने देखो 3 सॉफ्टवेयर या 3 प्रोग्राम रन किए हैं आपकी तरफ से। एक प्रोग्राम है एंटीवायरस स्कैनिंग का, एक प्रोग्राम है आपके गाने का सॉन्ग मीडिया प्लेयर का, और दूसरा प्रोग्राम है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये तीनों प्रोग्राम सीपीयू में रन करते हैं, जी हां, पर सीपीयू तो एक है, सीपीयू तो एक ही है ना, तो क्या तीनों पैरेलली चल सकते हैं? नहीं। अगर तीनों पैरेलली नहीं चल सकते तो कैसे चलेंगे? ऐसे। एक सीपीयू एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन कर सकता है, ये याद रखिएगा। एक सीपीयू, एक ही सीपीयू है कंप्यूटर सिस्टम में, है ना? तो वो सीपीयू एट ए टाइम एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे, एक कंप्यूटर सिस्टम में अगर एक सीपीयू है तो वो एक ही प्रोग्राम रन कर सकता है। पर हमने तो मल्टीपल चलाए, हमको गाना भी सुनाई दे रहा है, एंटीवायरस स्कैनिंग भी चल रही है, हम अपनी टाइपिंग कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहा है। कैसे? होता क्या है ना, आपका ये जो सीपीयू है मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, एक्चुअली नैनो सेकेंड्स तक एक प्रोग्राम रन करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते ये प्रोग्राम इतनी क्विकली रन करता है और इतना क्विकली बीच में स्विच करता है कि P1 P2 P3 रन किया नैनो सेकेंड्स के लिए, फिर वापस से P1 P2 P3, फिर वापस से P1 P2 P3, कि इसके और इसके बीच में जो गैप है ये वाला, ये इतना छोटा है कि आप जज भी नहीं कर सकते हो कि ये मेरा गाना चला और वापस से गाना चला, बीच में कुछ गैप भी आया, आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम इतनी जल्दी जल्दी रन करता है सीपीयू, और इनके स्विचिंग इतनी क्विक होती है बीच में प्रोग्राम्स के कि हम यूजर को ऐसा लगता है कि सब कुछ पैरेलल में चल रहा है, पर होता नहीं है। बट ये होता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीटास्किंग ओएस जो है वो लगा हुआ है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो मल्टीटास्किंग ओएस क्या करता है, सारी जितनी भी प्रोग्राम्स हैं उनको छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए रन करता है, फिर स्विच करता है, फिर रन करता है, फिर स्विच करता है, और ऐसे प्रोग्राम्स को रन करता है कि यूजर को लगता है सारे प्रोग्राम्स जो है चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं, मतलब पैरेलली चल रहे हैं। बट एक्चुअल में होता नहीं है, एट ए टाइम एक ही रन होता है, पर उनका रनिंग इस तरीके से होती है, उनके बीच की स्विचिंग इस तरीके से होती है कि वो हमें ऐसा फील होता है कि सारे प्रोग्राम्स एट ए टाइम पैरेलल में रन कर रहे हैं। है ना? क्लियर है? अब एक बात और मुझे बताओ, अगर आप एट ए टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स रन भी करते थे हो, तो आपके कीबोर्ड, आपके माउस की हेल्प से कितने प्रोग्राम से एक साथ पैरेलली इंटरैक्ट कर सकते हो? एक साथ पैरेलली कितने प्रोग्राम से इंटरैक्ट कर लेते हो? सिर्फ एक। सिर्फ एक ही प्रोग्राम से एट ए टाइम इंटरैक्ट करते हो आप। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास माउस का जो कर्सर है वो तो एक ही है ना, तो जहां पे भी आप कर्सर ले जाओगे उस प्रोग्राम से इंटरैक्शन होगा।
तो मल्टीटास्किंग ओएस का एक और फीचर है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होते हैं राउंड रॉबिन मैनर में, बट यूजर एट ए टाइम सिर्फ एक प्रोग्राम के साथ में इंटरेक्शन करता है। प्रोग्राम फेल हो गया तो दूसरा प्रोग्राम रन होगा, बंद हो जाएगा, वो उसकी रनिंग रोक दी जाएगी। चलिए, अभी हमारे पास ये 4 ओएस हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी यूजर ओएस। मल्टी यूजर ओएस का क्या काम है? देखो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बस इतना भी बहुत है समझना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंप्यूटर सिस्टम पे लगता है जिनमें एक ही कंप्यूटर को एक साथ एक से ज्यादा यूजर यूज कर पाए। हम तो यूजुअली देखते नहीं है कि हमारा तो एक ही कंप्यूटर सिस्टम है, ये रहा स्क्रीन, ये रहा कीबोर्ड, एक मैं यूज कर रहा हूं। अगर मैं यूज कर रहा हूं तो कोई दूसरा उसी स्क्रीन को यूज करके, उसी कीबोर्ड को यूज करके, उसी प्रोसेसर सीपीयू को यूज करके कैसे वही कंप्यूटर यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिंगल यूजर वाला है। पर ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनते हैं जिसमें एक ही सीपीयू, एक ही हार्ड डिस्क, एक ही रैम है, पर मल्टीपल यूजर्स स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस यूज करके उसी को यूज करते हैं, जिसे कहते हैं मल्टी यूजर सिस्टम। तो मल्टी यूजर सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसपे एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, जिसे बोलते हैं मल्टी यूजर ओएस। और ये कहां यूज होगा? इट इज यूज्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स which can be used by multiple users simultaneously। पर ये कैसे मुमकिन होता है? देखो मैं बताता हूं, एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूं। ये है कंप्यूटर सिस्टम जिसमें बेसिक हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, जिसमें सीपीयू है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, एचडीडी, इसमें रैम भी है। अब इस रैम पे एक ऐसा ओएस इंस्टॉल्ड है, कौन सा? मल्टी यूजर ओएस। कि वो क्या करता है? जो मल्टीपल आईओ डिवाइसेस आपकी हैं या मल्टीपल टर्मिनल्स हैं, उनकी हेल्प से अलग अलग यूजर्स को इसी कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने में हेल्प करता है। टर्मिनल्स T1, T2, T3, ये क्या है? T1, T2, T3 आर टर्मिनल्स। मतलब कि सिर्फ आईओ डिवाइसेस, जिसमें आपके पास स्क्रीन होगी, मॉनिटर जिसको आप कहते हैं, फिर आपके पास कीबोर्ड होगा, माउस होगा, अदर आईओ डिवाइसेस जो भी आपको चाहिए वो होगा। और ये सारे कनेक्टेड हैं आपके एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम से केबल के थ्रू, और इनके ऊपर बैठे हुए हैं अलग अलग यूजर। यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2, सारे यूजर अपने अपने प्रोग्राम रन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, पर सबके प्रोग्राम एक ही सीपीयू पे रन हो रहे हैं, एक ही सीपीयू पे। और वही सीपीयू जो है, वही सिंगल सीपीयू, वही हार्ड डिस्क, वही रैम, उसी कैंपस में वही रखे हुए हैं, बस केबल के थ्रू कनेक्टेड है यहीं की। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नहीं है बेटा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है उसमें मल्टीपल सीपीयू होते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही सीपीयू। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम हमने यूज किया है आईआईसी बैंगलोर में। हमारी एक लैब सेटअप हुई थी, कॉमन लैब, जिसमें एक बहुत बड़ा सीपीयू था, एक सिंगल हार्ड डिस्क थी, और यूजर के अकाउंट बना रखे थे हमारे सबके। तो वो यूजर अकाउंट में हमको उस हार्ड डिस्क में 4-4 जीबी का स्पेस अलग अलग बना दिया गया था। हमारी 4 जीबी की स्पेस में हम हमारी जो भी फाइल रखना चाहते थे रख सकते थे, हम जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते थे कर सकते थे। हम
इनमें से किसी भी टर्मिनल पे बैठ के, मतलब आप इमेजिन करो लैब में से किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के जब आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला तो आप अपना यूजर अकाउंट उस हार्ड डिस्क से एक्सेस कर लोगे, अपने प्रोग्राम रन कर पाओगे, जो करना है वो। किसी भी कंप्यूटर पे बैठोगे आपका अकाउंट एज इट इज दिखेगा। पर ये ऐसा कैसे था? मल्टी यूजर ओएस की वजह से। विंडोज मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट और जो हमारा एप्पल है, इन दोनों कंपनीज के बनाए हुए सारे ओएस मल्टी यूजर नहीं है। मल्टी यूजर ओएस नहीं है। कौन कौन से? विंडोज और मैक के ओएस नहीं है। जो यूनिक्स और लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो है मल्टी यूजर ओएस। क्लाउड सिस्टम अलग चीज होती है बेटा, ये फैसिलिटी है। क्लाउड सर्विस अलग चीज है, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होता है, यहां इंटरनेट की बात नहीं की गई है। एक कैंपस के अंदर वहीं के वहीं मेरा कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, उसी एरिया में, उसी जगह पे। तो मल्टी यूजर ओएस, ठीक है। चलिए अभी, अच्छा मल्टी प्रोसेसिंग ओएस मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, उसको भी समझा देंगे। हमने मल्टी यूजर ओएस ले लिया, मल्टी प्रोसेसिंग देख लेंगे नेक्स्ट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर ओएस एक ऐसा ओएस है जो कि ऐसा ओएस है जो एक साथ एक से ज्यादा यूजर को एक ही कंप्यूटर सिस्टम यूज करने में एबिलिटी रखता है, ठीक है। अब मल्टी प्रोसेसिंग ओएस क्या है? मल्टी प्रोग्राम और मल्टी प्रोसेसिंग में बहुत डिफरेंस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंप्यूटर सिस्टम पे लगाया जाता है जहां एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। मतलब अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज्यादा सीपीयू लगे हैं, प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो फिर आपको स्पेशल टाइप का ओएस डिजाइन करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। नॉर्मल ओएस काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रोग्राम को किस सीपीयू पे रन कराना है इसकी ताकत सिर्फ इसी ओएस के पास है। मल्टीपल सीपीयू है ना, उन सबको यूज करना पड़ेगा। कैसे अलग अलग सीपीयू पे अलग अलग प्रोग्राम रन करें, किस तरीके से करें कि अच्छे से अच्छा सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो, उनमें कोऑर्डिनेशन हो, ये सब काम इसके पास होता है। प्रोग्राम प्रोसेस को अभी तो हम सेम बोल रहे हैं बेटा, कल से हमको डिफरेंस समझ में आएगा जब हम बताएंगे। मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए आपको अभी प्रोग्राम प्रोसेस सेम टू सेम बता रहा हूं। जब मैं बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो मल्टी प्रोसेसिंग ओएस जो है, यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स विद मल्टीपल सीपीयूज, एक से ज्यादा सीपीयू अगर है तो आप इसे यूज करेंगे। अब इस मल्टी प्रोसेसिंग ओएस के भी ना दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, जिसे हम शेयर्ड मेमोरी सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा होता है लूजली कपल्ड, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी कहते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड और मल्टी यूजर में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब ऐसा कंप्यूटर सिस्टम अगर आपने बनाया जिसमें कि आपने सीपीयू मल्टीपल लगा दिए, है ना, बट उन सीपीयूज के बीच में रैम कॉमन ही लगाई, एक सिंगल रैम लगाई, जो सिंगल रैम पे ही सारे प्रोग्राम आपके स्टोर होंगे या प्रोसेसेस स्टोर होंगी जो इन सीपीयू पे रन करेंगी। सीपीयू नंबर 1, सीपीयू नंबर 2, सीपीयू नंबर 3। सारे सीपीयूज जो हैं उनके प्रोग्राम्स एक ही रैम में रखे हुए हैं, सिंगल मेन मेमोरी है, रैम जो है वो। तो ऐसा कंप्यूटर सिस्टम अगर डिजाइन हुआ है, इसके लिए जो ओएस बनेगा वो होगा मल्टी प्रोसेसिंग ओएस विच इज टाइटली कपल्ड टाइप। बट अगर 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 आपने हर एक सीपीयू का अपना अपना रैम लगाया,
अलग अलग। तो ये सीपीयू नंबर 1, सीपीयू नंबर 2, सीपीयू नंबर 3, सबके अपने अपने पर्सनल मेन मेमोरी, एमएम इज मेन मेमोरी, ओके। इसकी 1, इसकी अलग, इसकी अलग, और सारी के सारे कंप्यूटर सिस्टम को फिर आपने केबल्स एंड वायर्स के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया, तो उसे बोलेंगे लूजली कपल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। दोनों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप का होता है, दोनों के लिए, जी हां दोनों के लिए। एक सेम टाइप का ओएस नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि देखो भैया यहां रैम एक ही है, उसी में ओएस और आपके सारे प्रोग्राम रहेंगे, तो रैम को मैनेज करना, कौन सा प्रोग्राम सीपीयू कौन से वाले पे जाएगा ये मैनेज करना, इसका तरीका अलग। यहां रैम अलग अलग है तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टेंस नहीं आएंगे, तीन और रहेंगे, इस पे एक अलग चलेगा, इस पे एक चलेगा, इस पे एक चलेगा, तीनों अलग अलग कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में, तब जाके अलग अलग सीपीयू पे अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग तरीके से रन होंगे। इसका तो एक पूरा कोर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है, एक नया डोमेन है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो, इतना बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है ये। समझ रहे हो बात को? तो बस इतना हमें अभी समझना है कि ऐसा कुछ होता है लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टी प्रोसेसिंग टाइप का है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब रैम में एक से ज्यादा प्रोग्राम रहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब आपके पास सीपीयू मल्टीपल है। डिफरेंस है दोनों में? जी हां डिफरेंस है। तीन टाइप के ओएस और हैं, क्विकली इन्हें फिनिश करते हैं। एक होता है रियल टाइम ओएस, इसके सिर्फ डेफिनेशन को ही हम कवर अप करेंगे, ज्यादा इससे डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन ये एक नया डोमेन है। अरे 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 कलर गलत आ गया, जिससे एक पूरा का पूरा नया सब्जेक्ट बन जाएगा, एक नया रिसर्च एरिया बन जाएगा। रियल टाइम ओएस एक ऐसा ओएस है जो एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम पे काम करता है जो कि रियल टाइम डेटा और रियल टाइम इवेंट पे काम करते हैं। मतलब इसमें सारे के सारा डेटा, सारे की सारी चीजें जो है एक्सटर्नली रियल टाइम पे आती हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें हमारे प्री डिफाइंड प्रोग्राम हैं अंदर, और वो प्री डिफाइंड प्रोग्राम हम ओएस पे यूज कर सकते हैं, मतलब सीपीयू पे रन करा सकते हैं। यस, हमने पीडीएफ रीडर लगाई, एक फाइल है हार्ड डिस्क में, बिना नेटवर्क के, बिना कोई एक्सटर्नल एक्शन के भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आराम से वो प्रोग्राम रन भी हो जाता है। कोई बाहर से हमने न तो इवेंट पे डिपेंडेंसी रखी, न ही कुछ और दूसरी चीज पे डिपेंडेंसी रखी, डायरेक्टली हमारे पास क्या हो गया, हमारा वो कंप्यूटर सिस्टम जो है यूज हो गया। हो जाता है ना? यस, बट ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंप्यूटर सिस्टम पे चलता है जिनमें सब कुछ इवेंट बेस्ड है, मतलब कि आपके पास एक्सटर्नल इवेंट जो आएंगी उन्हीं के बेसिस पे प्रोसेसेस आगे बढ़ेंगी, उन्हीं के बेसिस पे जो रियल टाइम डेटा आएगा उन्हीं के बेसिस पे आगे सिस्टम चलेगा। एग्जाम्पल बताऊं, एटीएम सिस्टम में लगा ओएस, एटीएम सिस्टम होता है ना, एटीएम से पैसा निकालने जाते हो ना, वो अपने आप से कुछ नहीं करता, जो भी आप जब कार्ड इंसर्ट करते हो, एक्सटर्नल इनपुट डालते हो, उसी के बेसिस पे काम करता है, दैट्स इट। एक और कंप्यूटर सिस्टम होता है जो बहुत हेवी होता है, जो रॉकेट लॉन्चिंग के काम आता है। रॉकेट जब लॉन्च होते हैं ना, इसरो या फिर नासा टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन रॉकेट लॉन्च कराती है, तो उनमें एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो उन सबको मैनेज करता है कि रॉकेट लॉन्च हुआ, इतनी बज के इतने मिनट पे, इतने सेकेंड पे रॉकेट उड़ेगा, फिर उसके बाद में उसका इंक्लिनेशन इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर वहां से डेटा आ रहा है कि इंक्लिनेशन इतना हो गया, इतनी डिस्टेंस तय हो गई है, तो फिर यहां डेटा आया, जैसे ही डेटा आया कि इतना झुक गया है और इतना डिस्टेंस तय हो गई है, तो उसको और झुकाया जाएगा, या उसका जो गैस का चैम्बर था जिसमें फ्यूल दिया गया था उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। रॉकेट ऊपर गया, इतना डिस्टेंस पे इस जगह पे पहुंच गया है, उसने जैसे डेटा भेजा तो यहां से तुरंत प्रोसेसिंग होगी, भैया रॉकेट अब आप सैटेलाइट को वहां जाके छोड़ दो, पहला वाला सैटेलाइट यहां छोड़ो, दूसरा यहां छोड़ो। तो ये पूरा का पूरा जवाब यहां से जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम से उस रॉकेट के पास, बट रॉकेट इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि भैया इतना काम हो गया, ये डिस्टेंस यहां तय हो गई है, तब जाके ये उसे बता रहा है कि अब ये काम करना है। तो यहां जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं वो पूरी की पूरी प्रोसेसेस जो हैं रियल टाइम डेटा पे ही बेसिस है।
ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट वर्क्स ऑन रियल टाइम डेटा एंड इवेंट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? जितनी भी प्रोसेसेस रन होती हैं, सारी प्रोसेसेस का एक डेडलाइन होता है। सारी प्रोसेस का एक डेडलाइन होता है। कि जो प्रोसेस है उसका एक टाइम लिमिट होता है कि ये प्रोसेस इतने टाइम में फिनिश होनी चाहिए। वहां इंक्लिनेशन हुआ तो वो इंक्लिनेशन इतनी देर में खत्म होना चाहिए। फिर यहां से डेटा भेजा गया कि भैया ये वाला जो सैटेलाइट है, रॉकेट को इंफॉर्मेशन भेजी गई कि ये वाला सैटेलाइट यहां जाके छोड़ दो, तो वो जो रॉकेट छूटेगा वो उसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट में छूटना चाहिए, वरना वो रॉकेट की दिशा जो है बदल जाएगी, डायरेक्शन, लोकेशन एटसेट्रा चेंज हो जाएगी। तो एक टाइम लिमिट है हर चीज का, किसके लिए? जितनी भी प्रोसेस इस रियल टाइम ओएस में रन होती है उसके लिए। अब इसके भी दो टाइप होते हैं रियल टाइम ओएस के। एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ओएस, एक होता है हार्ड रियल टाइम ओएस। अगर आप चाहते हो कि सारी प्रोसेसेस अपनी डेडलाइन पे ही फिनिश हो, कोई मर्सी नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, तो वो टाइप का ओएस हार्ड रियल टाइम ओएस बनेगा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अगर डेडलाइन इधर उधर हो सकती है, कुछ प्रोसेस डेडलाइन पे फिनिश होंगी, कुछ नहीं, आगे पीछे होंगी डेडलाइन, तो उसे सॉफ्ट रियल टाइम ओएस कहा जाएगा। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत रिजिड है किसको लेके? अपनी डेडलाइन को लेके प्रोसेस की, तो वो होगा हार्ड रियल टाइम ओएस। नहीं है तो सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। बस डेफिनेशंस है, कहीं ना कहीं आप याद रख लेंगे, इतना काफी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम। किसी को पता है एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? डेफिनेशन पढ़े हो कभी? हमें कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन या ये लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए यूज नहीं करना होता है। हम प्रोसेसर्स या कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं ताकि वो कोई भी इंटेलिजेंट काम कर ले। तो आजकल क्या है ना, दूसरी डिवाइसेस पे या दूसरे काम करने के लिए हम नए नए ओएस बनाने लगे या नया नया कंप्यूटर सिस्टम बनाने लगे। जैसे कि एसी में प्रोसेसर डलने लगा, जो कि क्या करता है, सेंस करता है कि रूम का टेम्परेचर अगर बराबर ठंडा हो गया है तो फैन की स्पीड या अपनी कूलिंग की स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। ऑटो एडजस्टेड एसीज होते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर्स इंटेलिजेंट हो गए क्योंकि उनमें चिप लगती है, प्रोसेसर लगते हैं जो सेंस कर देता है कि अच्छा ठंडाई हो गई है, कूलिंग हो गई है, तो भैया नॉर्मल कर दो। कि बर्फ जल्दी जमानी है तो स्पीड बढ़ा दो, कूलिंग बढ़ा दो। आपके जो टेलीविजन है वो स्मार्ट होने लगे हैं। आपके दूसरी डिवाइसेस लाइक कार जो है वो इंटेलिजेंट होने लगी है। पार्किंग सिस्टम आने लगा, ऑटो पार्किंग सिस्टम। तो ये कैसे आने लगा? उनमें अलग से प्रोसेसर लगाए जाते हैं जो ये काम करते हैं। तो इस प्रोसेसर को कहा जाता है एम्बेडेड सिस्टम, जो किसी दूसरे सिस्टम पे एम्बेड होके, दूसरी मशीन पे एम्बेड होके और काम करते हैं। और इन एम्बेडेड सिस्टम्स पे जो सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है उसे कहा जाता है एम्बेडेड ओएस। अब क्यों डालेंगे ओएस? यार एक सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हो सर कार में हमने प्रोसेसर डाल दिया, चिप डाल दी, प्रोसेसर चिप डाल दिया, ठीक है। अब वो कार के सेंसर जब सेंस करके बताएंगे कि भैया इतनी जगह इतनी डिस्टेंस पे यहां है पार्किंग की, तो ये प्रोसेस करेगा ना कि स्टीयरिंग को इतना घुमाओ, इतनी स्पीड में कार को पीछे ले जाओ, फिर इधर घुमाओ स्टीयरिंग। ये प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है? ये एम्बेडेड ओएस। तो कोई भी एम्बेडेड सिस्टम हुआ जो आपने डिजाइन करना है या डिजाइन किया है नए किसी दूसरी डिवाइस पे यूज करने के लिए, उस पे जो सॉफ्टवेयर डाला होता है उसे एम्बेडेड ओएस कहते हैं। ठीक है, ओएस यूज्ड ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स।
which are attached with other devices। तो दूसरी जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं लाइक कार्स या एयर कंडीशंस, वॉशिंग मशीन्स, इनमें जो प्रोसेसिंग चिप लगी होती है उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा रहता है, उसे आप एम्बेडेड ओएस कहते हैं। जैसे कि मेरी वाली वॉशिंग मशीन इंटेलिजेंट है, उसमें आप कपड़े डालो तो वो चेक कर लेती है कितना वजन है, किस टाइप के कपड़े हैं, और उसके बेसिस पे वो फिर पानी की मात्रा, उसकी टेम्परेचर, कितना साइकिल घुमाना है, कितनी देर वॉश करना है, कितनी देर ड्राई करना है, वो सब ऑटोमेटिकली जज करके और फिर वॉश करती है मशीन। पर ये कैसे? उसमें एम्बेडेड सिस्टम, एक प्रोसेसिंग लगी हुई है, वो सेंसर्स के थ्रू डेटा उठाती है और उन सेंसर्स के बेसिस पे फिर रिएक्ट करती है। और वो सेंसर्स के थ्रू जो डेटा उठाया उसको प्रोसेस कैसे करेंगे? इस एम्बेडेड ओएस के थ्रू। फोन अपने आप में एक कंप्यूटर सिस्टम है बेटा, फोन इज नॉट द एम्बेडेड सिस्टम। फोन अपने आप में एक कंप्यूटर सिस्टम है। चलिए, लास्ट टाइप का ओएस है हमारे पास हैंड हेल्ड ओएस। हैंड हेल्ड सिस्टम ओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस में काम आता है। मोबाइल फोन हुआ, टैबलेट हुआ, गेमिंग कंसोल आते हैं छोटे छोटे वाले, उन सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसे डिवाइसेस जो आप हाथ में उठा के घूम सकते हो, वो सारी डिवाइसेस पे जो ओएस लगा रहता है वो अलग टाइप का होता है, उन्हें हैंड हेल्ड ओएस कहते हैं। तो एक नई कैटेगरी इसमें आ जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा आज कैसे फिनिश हो जाएगा? एक दिन में। एक दिन में कैसे फिनिश हो जाएगा बताइए? चलिए, ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप जब कल आएंगे तो मुझे जो आपसे उम्मीद है वो ये है कि आप इन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रखेंगे, मेनली इन दोनों को, क्योंकि हमारा जो पूरा डिस्कशन होगा पूरे कोर्स का वो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग के अराउंड ही होगा। तो मल्टीटास्क प्रोग्रामिंग क्या है, उसका टाइप क्या है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, ये टाइप्स में क्या होता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा टिल दी कोर्स एंड्स एंड टिल दी गेट एग्जाम। इतना आपको जो है याद रखना ही पड़ेगा। लैपटॉप में हैंड हेल्ड ओएस नहीं होता बेटा। आप लैपटॉप में नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं। लैपटॉप जो है आजकल हल्के बना दिए गए हैं, बट वो अलग टाइप के ओएस होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के ओएस होते हैं। हैंड हेल्ड ओएस अलग होते हैं जो आपके मोबाइल फोन और टैबलेट्स में यूज होते हैं, जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम के ओएस से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना। फिर हम कल जो डिस्कशन करेंगे आगे का वो है डुअल मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, सिस्टम कॉल क्या होता है बेसिकली, और जो हम कल डिस्कशन करेंगे वो होगा हमारा रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोग्राम से कितनी अलग है, क्यों है, हम टेक्निकली उसको समझेंगे कल अगले सेशन में और इसके आगे बात करेंगे। यश, हम पेड क्लासेस जब होगी तब हम वहां पे आपसे डिस्कस करेंगे इस बारे में कि हाउ टू डू दैट। और जितने भी पेड क्लास के स्टूडेंट हैं उन सबको मैं बता दूं कि सीओए जिन्होंने पढ़ा हुआ है मेरे से, लास्ट कोर्स जो है उसका एक डाउट सेशन में लेने वाला हूं सैटरडे को, अगले नेक्स्ट सैटरडे को, ओनली डाउट सेशन फॉर ओनली दोज स्टूडेंट जिन्होंने सीओए मुझसे पढ़ा था और रिवीजन के बाद जिनको ढेर सारे डाउट्स आए हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, चलिए बाकी की डिस्कशन हम कल करते हैं। सर, कैन यू टेल एंड्रॉइड इज हैंड हेल्ड ओएस? यस, एंड्रॉइड इज हैंड हेल्ड सिस्टम पे यूज होने वाला ओएस। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे आप लोगों से। 4 बजे की क्लास होगी हमारी कल के दिन से स्टार्ट होके अगले सारे दिनों तक। थैंक यू, बाय बाय।